हाँ जी, सीए इंटर के सभी स्टूडेंट कैसे हो आप लोग। चलो जी, अब हम शुरू करने जा रहे हैं आपके ऑडिट में, सीए इंटर के ऑडिट में रिस्क असेसमेंट की जो फाइनल रिवीजन है। जितने पेंडिंग टॉपिक हैं उन सबको अब हम आज निपटाने जा रहे हैं। चले जी, अब अभी तक हम इसके 2 रिवीजन दे चुके हैं। दोनों रिवीजन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगी और उन रिवीजन्स के अंदर उनमें जो नोट्स यूज हुए हैं वो भी मिल जाएंगे। और ये जो नोट्स आपके सामने दिख रहे हैं ये आपको इस रिवीजन के नीचे मिल जाएंगे। फिलहाल अब हम सबसे पहले चर्चा करने जा रहे हैं रिस्क असेसमेंट चैप्टर के अंदर ऐसे 330 के अंदर। ऐसे 330 का शुरुआत क्या है, ऐसे 330 कहां से आया? एक्चुअल में ऐसे 330 का जन्म होता है ऐसे 315 के बाद। जब मैं ऐसे 315 कर रहा था तो ऐसे 315 के अंदर मैंने कहा जी मैं मेरा मैनेजमेंट से इंटरेक्शन हुआ, मैंने मैनेजमेंट से इंक्वायरी की, मैंने बिजनेस को समझा, मैंने इन्वायरमेंट को समझा, मैंने इंटरनल कंट्रोल को समझा। अब इंटरनल कंट्रोल वगैरह को समझने के बाद मुझे लगा कि भाई साहब मैनेज एंटिटी कह रहा है कि हमारा तो बहुत स्ट्रांग इंटरनल कंट्रोल है, तो फिर हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, तो क्यों ना एक बार चेक कर लिया जाए। भाई ये जब कह रहा है कि मेरा इतना स्ट्रांग है इंटरनल कंट्रोल तो पहले एक बार चेक कर लेते हैं। चलो चेक करते हैं। अब वो जो चेकिंग होगी वो कैसे होगी, ऐसे 330 के अंदर। यानी कि ऐसे 330 का बेस पहले ऐसे 315 है। यानी कि जब ऑडिटर ने आइडेंटिफाई कर दिया है रिस्क एज पर ऐसे 315, पता लग गया कि हाँ जी इंटरनल कंट्रोल कैसा है, तो फिर ऑडिटर कहता है चलो जी रिस्पॉन्ड करते हैं। रिस्पॉन्ड कैसे होता है, मतलब चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। तो चेक के लिए क्या करेगा, वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल करेगा। क्या करेगा, टेस्ट ऑफ कंट्रोल। तो उसके लिए डिफरेंट ऑडिट प्रोसीजर अपनाए जाएंगे टेस्ट ऑफ कंट्रोल के लिए। तो फिर टेस्ट ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या हुआ, एन ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन टू इवेल्युएट कि ये जो कंट्रोल ऑपरेटिंग इफेक्ट जो हमारा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इन प्लेस है, क्या वो इस लायक है कि जैसे हम लंबी लंबी हाँ कर रहे थे, अरे हमारा इंटरनल कंट्रोल हम तो फाड़ के रख देंगे। तो फिर क्या हमारा इंटरनल कंट्रोल इस लायक है कि वो प्रिवेंट कर सके, पहली बात तो मटेरियल मिसट्रीटमेंट को, और अगर हो ही गई है तो फिर उसे डिटेक्ट करके करेक्ट कर सके। तो हमारा इस इंटरनल कंट्रोल इस लायक है कि नहीं, ठीक है जी। चलिए, तो ऑडिटर शेल डिजाइन एंड परफॉर्म द टेस्ट ऑफ कंट्रोल टू ऑब्टेन द सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। हाँ जी, ऑडिटर क्या करेगा, टेस्ट ऑफ कंट्रोल किस लिए कर रहा है कि ताकि ये देखने के लिए कि दिस इज द राइट चॉइस बेबी। यानी कि ये जो मेरा टेस्ट ऑफ कंट्रोल में जो मैं कर रहा हूं इसके लिए सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस प्राप्त करेगा। इससे होगा क्या, ताकि वो बता सके कि हाँ जी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द इंटरनल कंट्रोल है, मतलब जो लंबी लंबी हमने फेंकी है कि हमारे पास ऐसा इंटरनल कंट्रोल है कि वो सही में एग्जिस्ट करता है कि नहीं। चलिए, ठीक है ना। हाँ जी, ऑडिटर शेल डिजाइन एंड परफॉर्म the test of control to obtain the sufficient appropriate audit evidence as to operating effectiveness of the relevant control when। अच्छा, एक और बात, अगर मान लीजिए मैनेजमेंट आपको कहता है कि यार हमारे यहाँ इंटरनल कंट्रोल नाम की कोई चीज नहीं है, हमने तो सुना ही पहली बार है, तो क्या आपको उसको टेस्ट करने की जरूरत है? मैंने पिछले क्लिपिंग में भी बताया रिवीजन में कि जब मैं कह रहा हूं कि मैंने साइंस की कॉपी नहीं बनाई तो मैडम चेक क्या करेगी, समझ आया? तो यानी कि चेक तो तब होगा जब मैनेजमेंट कहता है कि हमारे पास इंटरनल कंट्रोल है, तो चेक कर लेते हैं। तो यानी कि ऑडिटर टेस्ट ऑफ कंट्रोल कब परफॉर्म करेगा, टू ऑब्टेन द सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस रिगार्डिंग द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द इंटरनल कंट्रोल व्हेन। ऑडिटर का असेसमेंट जब वो ऐसे 315 में मैनेजमेंट से मीटिंग करेगा तो उस मीटिंग के अंदर मैनेजमेंट कहता है कि हमारे पास इंटरनल कंट्रोल है जी, ठीक ठाक काम कर रहा है। यानी कि ऑडिटर की एक्सपेक्टेशन ये है दैट द कंट्रोल आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, क्योंकि उसे मैनेजमेंट ने बोला ऐसे 315 के अंदर। और दूसरा, खाली सब्सटेंटिव प्रोसीजर चेक कर लेने से, मतलब केवल अकाउंटिंग एंट्रीज चेक कर लेने से, हजारों ट्रांजैक्शन चेक कर लेने से कुछ नहीं होगा। पता लगा सारी तो फर्जी है, तो फिर क्या करोगे वो चेक कर करके भी। तो इसलिए टेस्ट ऑफ कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। चलिए, अब मैंने कहा जी नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द टेस्ट ऑफ कंट्रोल। हाँ जी, किस हद तक, किस लेवल तक टेस्ट ऑफ कंट्रोल किया जाना चाहिए। तो अब यहां पर पॉइंट क्या कहता है, इससे क्या कहता है, कहता है इन डिजाइनिंग एंड परफॉर्मिंग द टेस्ट ऑफ कंट्रोल ऑडिटर क्या करना चाहिए, ऑडिटर को अदर ऑडिट प्रोसीजर भी परफॉर्म करने चाहिए टेस्ट ऑफ कंट्रोल निभाते हुए। टेस्ट ऑफ कंट्रोल निभाते हुए ऑडिटर को इंक्वायरी के साथ साथ और ऑडिट प्रोसीजर भी अपनाने चाहिए। फॉर एग्जांपल, इंक्वायरी तो आपने मैनेजमेंट से कर ली,
आपने मैनेजमेंट से पूछा सर एक बात बताओ कि आपके यहाँ पर चोरी बहुत होती है गोडाउन के अंदर, तो वहां पर कोई गार्ड है? उन्होंने कहा गार्ड, अरे हमारे गार्ड तो कमांडो ट्रेनिंग लेके आए हैं। अच्छा, तो एक बार देख लेते हैं जरा कितनी कमांडो ट्रेनिंग है, जाके देखो जरा वहां पर। अब लड़ना नहीं है, मतलब देखो कि वहां गार्ड खड़े भी होते हैं कि नहीं, तो ये चेक करना। यानी कि इंक्वायरी तो कर ली मैनेजमेंट से, उसके अलावा आप अदर ऑडिट एविडेंस भी तो प्राप्त करो ना रिगार्डिंग इफेक्टिव ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द इंटरनल कंट्रोल, यानी कि तिलों में तेल कितना है ये चेक करने के लिए। तो इसलिए क्या देखोगे, हाउ द कंट्रोल आर अप्लाइड, मतलब किस तरीके से जो ये कह रहे थे वहां रियल लाइफ में कैसे चल रहा है। क्या ये गार्ड रोज खड़ा होता है या कभी कभार खड़ा होता है, मतलब पूर्णिमा और अमावस के दिन खड़ा होता है, और बाय हुम दे आर अप्लाइड, मतलब किसके द्वारा ये कंट्रोल कौन कौन देख रहा है, या इंटरनल कंट्रोल कौन देख रहा है। तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल में इंक्वायरी के अलावा बाकी प्रोसीजर्स भी ऑडिटर अपनाएगा टू चेक द इफेक्टिवनेस ऑफ द इंटरनल कंट्रोल। क्लियर हो गई इतनी बात। सेकंड, नेचर, हम कह रहे हैं नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल। तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल को देखते हुए ऑडिटर को इंक्वायरी के अलावा बाकी कॉम्बिनेशन में और भी प्रोसीजर अपनाने पड़ेंगे, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, ऑडिटर को डिटरमाइन करना पड़ेगा कि वेदर द कंट्रोल टू बी टेस्टेड, क्या ये डिपेंड करता है बाकी इनडायरेक्ट कंट्रोल पे। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन की सारी सेल्स जो है वो एक ही क्लाइंट को होती है, भाई साहब 90% से ऊपर सेल तो केवल एक ही क्लाइंट को है, तो क्या एक और इंटरनल कंट्रोल होना चाहिए कि नहीं। उस क्लाइंट से एक्सटर्नल कंफर्मेशन आना चाहिए कि नहीं, मंथली बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे। यस, ये बहुत जरूरी है क्योंकि सारा सेल तो उसके साथ है, और अगर वो गलत हुआ तो सब गलत होगा। तो फिर तो यानी कि कुछ इनडायरेक्टली कंट्रोल भी अप्लाई होने चाहिए। डिटरमाइन वेदर द कंट्रोल टू बी टेस्टेड डिपेंड अपॉन द अदर कंट्रोल, जिन्हें हम इनडायरेक्ट कंट्रोल कहते हैं। यानी कि जो अगर आप अपनी एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल को चेक करना चाहते हो तो पहले किसी और के यानी कि इनडायरेक्ट इंटरनल कंट्रोल को भी चेक करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो फिर वेदर इट इज नेसेसरी टू ऑब्टेन, तो ऑडिटर चेक करेगा कि मेरे यहां पर इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव है कि नहीं है। ये डिपेंड होगा ऑडिट एविडेंस जो मैं प्राप्त करूंगा अबाउट दोज इनडायरेक्ट कंट्रोल, कि वहां पे वो जरा जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है जो मेरे 90% का माल खाती है, पहले वहां के कंट्रोल दिखा दो कि वहां पर अकाउंटिंग सिस्टम क्या है। पहले मैं वहां जाऊंगा नहीं, मैं केवल उससे कहूंगा कि मुझे एक्सटर्नल कंफर्मेशन बैलेंस दे दे बस, जिससे मुझे पता लग जाएगा कि हाँ यहाँ पे मेरे यहाँ जेन्युइन एंट्री हो रही है कि नहीं हो रही। चलिए नेक्स्ट, फिर कहता है तो इस तरीके से हमने कहा जी डिजाइनिंग नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द इंटरनल कंट्रोल, टेस्ट ऑफ कंट्रोल। फिर उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, कहता है मैटर द ऑडिटर में कंसीडर इन डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल इंक्लूड द फॉलोइंग। जब मैंने कहा जी नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल या टेस्ट ऑफ कंट्रोल, तो ऑडिटर को मैंने कहा दो फैक्टर कंसीडर करेगा। अगर मान लीजिए पहले तो वो इंक्वायरी के साथ में अदर ऑडिट प्रोसीजर भी लगा देगा ताकि चेक कर सके ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द इंटरनल कंट्रोल, और दूसरा अगर आपके इंटरनल कंट्रोल कुछ इनडायरेक्ट कंट्रोल के ऊपर डिपेंड करते हैं तो पहले वो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस उन इनडायरेक्ट कंट्रोल के लिए ऑब्टेन करेगा। अब ये तो हो गया नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ इंटरनल टेस्ट ऑफ कंट्रोल। फिर कहता है ऑडिटर कौन कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रखेगा ये चेक करते हुए कि किस हद तक द एक्सटेंट ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल, किस हद तक उसे कंट्रोल को चेक करना है। तो ऑडिटर कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रखेगा ये देखते हुए कि नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल किस लेवल तक जाएंगे, यानी कि किस लेवल तक उसे चेक करने हैं। पहला, फ्रीक्वेंसी ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ कंट्रोल बाय द एंटिटी ड्यूरिंग द पीरियड। टॉप मैनेजमेंट अपने गोडाउन में हर महीने विजिट करता है, हर महीने विजिट करके वो मतलब सब कुछ चेक करता है, इन्वेंट्री को चेक करता है। क्या मैं कह सकता हूँ ऑडिटर का रोल थोड़ा कम हो गया, इंटरनल कंट्रोल पे रिलायंस किया जा सकता है। यस, लेंथ ऑफ द टाइम ड्यूरिंग विद द ऑडिट परफॉर्म्ड, मतलब क्या मैं कह सकता हूँ जितना लंबा ऑडिट पीरियड होगा उतना ही आपको चेकिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल ज्यादा करनी पड़ेगी। थर्ड, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन फ्रॉम द कंट्रोल, मतलब आपको क्या लग रहा है एंटिटी से बात करके जो एंटिटी की इंक्वायरी में की गई बातें थी वो कितनी सच निकल रही हैं। अगर वो सब झूठ निकल रही हैं तो फिर यहां पर भी गड़बड़ है, जो उन्होंने इंटरनल कंट्रोल का वहां पे भी गड़बड़ होगी। आगे, relevance and reliability of the audit evidence to be obtained regarding the operating effectiveness of the control, यानी कि जब तक आपके पास रिलायबल एविडेंस नहीं आ जाते इंटरनल कंट्रोल की इफेक्टिवनेस से रिलेटेड तब तक आप और इन डेप्थ चेकिंग करते रहोगे, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ चेकिंग जो है वो बढ़ती जाएगी।
तो यानी कि कौन कौन से फैक्टर डिपेंड करते हैं कि आप किस लेवल तक की चेकिंग करोगे। पहला, मैनेजमेंट कितना सीरियस है इंटरनल कंट्रोल को लेकर। दूसरा, ऑडिट में कितना टाइम आपको इन्वॉल्व हो रहा है, कितना लग रहा है। थर्ड, आपको डेविएशन क्या लग रहा है कि कितने ज्यादा डेविएशन हो सकते हैं, ये बाकी फैक्टरों में रिजल्ट से पता लग जाएगा। एंड नेक्स्ट, रिलेवेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ द ऑडिट एविडेंस। जब तक रिलायबल ऑडिट एविडेंस नहीं मिल जाते तब तक आप चेकिंग करते रहोगे। फिर टाइमिंग ऑफ द टेस्ट ऑफ कंट्रोल। टेस्ट ऑफ कंट्रोल कब किया जाता है, क्या ऑडिट में एक पार्टिकुलर टाइम पर सबसे शुरुआत में या सबसे लास्ट में या फिर थ्रू आउट द पीरियड किया जाता है। तो मैं कह सकता हूं कि ये थ्रू आउट द पीरियड भी हो सकता है, पार्टिकुलर टाइम पे भी हो सकता है, डिपेंड करता है, ऑडिटर के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है ना। चलिए फिर, यूजिंग द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन इन द प्रीवियस ऑडिट। हाँ जी, क्या ये पॉसिबल है कि प्रीवियस ऑडिट में जब आपने पिछला साल ऑडिट किया था तो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल कंट्रोल को आपने समझा था। अब समझा था तो आपने कहा था कि हाँ जी ये तो ठीक ठाक है। अब इस साल जब ऑडिट करने आए तो क्या ऐसा हो सकता है कि पिछले साल के इंटरनल कंट्रोल पे जो आपने रिलाय किया था वो इस साल भी रिलाय कर लो। जब आपने पिछले साल जो इंटरनल कंट्रोल पे रिलाय किया था उन पे इस बार रिलाय कर सकते हो या उनको दोबारा से चेक करना पड़ेगा? सब कुछ दोबारा चेक करना पड़ेगा। तो देखो जी, जब ये चेक करना होता है ऑडिटर को कि क्या मैं पिछले ऑडिट एविडेंस पर रिलाय करूं पिछले साल के या नहीं, तो ऑडिटर कुछ बातों को कंसीडर करके चलेगा। पहला, पिछली बार और इस बार में कंट्रोल के कंपोनेंट कितने चेंज हुए हैं। कंट्रोल के डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द इंटरनल कंट्रोल कौन कौन से होते हैं? कंट्रोल एनवायरमेंट, ठीक है ना, फिर रिस्क असेसमेंट, ये सारे कंट्रोल डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल में कितना चेंज हुआ है। क्या अगर चेंज हुआ है तो फिर दोबारा चेक करो, नहीं हुआ तो चलता रहने दो। दूसरा, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड एक्सटेंट ऑफ रिलायंस ऑन द कंट्रोल। अगर लग रहा है ऑडिटर को कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है, क्यों क्यों लग रहा है? शायद मैनेजमेंट चेंज हुआ हो, मैं नए मैनेजमेंट को जानता नहीं। फिर तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है तो फिर वो कहेगा एक बार दोबारा चेक करते हैं, सब कुछ पिछले साल चेक किया था कोई दिक्कत नहीं, एक बार दोबारा चेक करते हैं। नेक्स्ट, effectiveness of the control and its application by the entity, including the nature and extent of deviation in the application of the control noted in the previous audit। जब पिछला ऑडिट मैंने परफॉर्म किया था तो मैं एक बेसिक स्ट्रक्चर लेके चला था कि इंटरनल कंट्रोल ऐसा है। जब मैंने उसे टेस्ट किया तो उसमें तो बहुत ज्यादा चेंज आया। इस साल मैं मैनेजमेंट की बात मान नहीं सकता, इस साल मुझे दोबारा से नए सिरे से इंटरनल कंट्रोल चेक करने चाहिए कि जो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर बनी हुई है क्या वो फॉलो हो रही है कि नहीं। नेक्स्ट, एंटिटी में जर्नल आईटी कंट्रोल कैसे है। जर्नल आईटी कंट्रोल फॉर एग्जांपल, एक पासवर्ड वाईफाई का सभी यूज कर रहे हैं, कोई भी कुछ भी चेंज कर सकता है अकाउंटिंग में। नेक्स्ट, रिस्क अराइजिंग फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंट्रोल इंक्लूडिंग मैनुअल कंट्रोल है, ऑटोमेटिक कंट्रोल है, तो उनसे कितना रिस्क अराइज हो रहा है, मतलब जो एंटिटी के मैनुअल और ऑटोमेटिक कंट्रोल है वो कितने रिस्की है। फॉर एग्जांपल, जो ऑटोमेटिक रिपोर्ट जनरेट हो रही हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन वगैरह, उनको चेक किया जाना जरूरी है कि नहीं, कि फॉर एग्जांपल कितना इंटरेस्ट लग के एंटिटी अगर इंटरेस्ट पे कर रही है, बैंक है एंटिटी इंटरेस्ट पे कर रही है, तो एक बार दोबारा से इंटरेस्ट की कैलकुलेशन चेक होनी चाहिए कि नहीं। यस। नेक्स्ट, फिर कहता है इफ द ऑडिटर प्लान टू यूज ऑडिट एविडेंस पिछले साल के यूज करना चाहता है, ठीक है ना, तो फिर ऑडिटर शैल एस्टेब्लिश द कंटिन्यूइंग रेलेवेंस। तो उसे ये चेक करना पड़ेगा कि जो पिछले साल ऑडिट में उसने एविडेंस प्राप्त किए थे क्या वो इस साल के लिए भी रेलेवेंट हैं या नहीं है, या फिर इस साल कहीं मैनेजमेंट में, कहीं उसके एनवायरनमेंट में, कहीं उसके कल्चर में, कहीं उसके प्रोसीजर में चेंज तो नहीं आया। तो जब आप पिछले साल के ऑडिट एविडेंस को यूज करना चाहते हो इस साल के इंटरनल कंट्रोल की टेस्टिंग के लिए, तो पहले ये देख लेना कि कहीं उसमें चेंज तो नहीं आया पिछले साल की तुलना में। ठीक है, चलिए फिर अगला पॉइंट आता है इंक्वायरी बाय द ऑडिटर व्हेन द डेविएशन इन द इंटरनल कंट्रोल इज डिटेक्टेड। हाँ जी, चलो जी,
अब आता है नेक्स्ट हमारा पॉइंट जो कहता है इंक्वायरी बाय द ऑडिटर व्हेन द डेविएशन इन द कंट्रोल्स आर डिटेक्टेड। मतलब ऑडिटर क्या करेगा अगर डेविएशन कंट्रोल इंटरनल कंट्रोल में उसे डेविएशन दिख जाए। डेविएशन दिख जाए बोले तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए ऑडिटर गया स्टोर में चेक करने के लिए कि भाई कितने दिन तक गार्ड खड़ा होता है। उसने 30 दिन तक देखा तो उसे एक दिन दिखा कि गार्ड जो है एब्सेंट रहा है। 30 दिन में से गार्ड था ही नहीं एक दिन। तो जब 30 दिन उसने चेकिंग की तो एक दिन गार्ड एब्सेंट लगा। तो यही अगर मैं कहता हूं 330 दिन में कितने दिन गार्ड एब्सेंट होगा? 11 दिन। तो यानी कि पूरे साल में कितना एक्सपेक्टेड है कि गार्ड एब्सेंट होगा वहां स्टोर से? 12 दिन तक। परंतु एक्चुअल एब्सेंट कितना है? 60 डेज। होना कितना चाहिए था? 12 दिन, बट हुआ कितना? 60। तो ये दिस इज कॉल्ड डेविएशन। जो ऑडिटर ने एक्सपेक्ट किया अगर उससे खतरनाक कोई डिफरेंस आ रहा है तो दिस इज कॉल्ड डेविएशन इन द इंटरनल कंट्रोल। तो इंक्वायरी बाय द ऑडिटर व्हेन द डेविएशन, अगर ऑडिटर को ये डेविएशन मिल जाता है तो अब ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा? तो यहां पर पॉइंट कहता है अगर कोई भी डेविएशन जो है अगर मिलता है इंटरनल कंट्रोल में, ठीक है ना, जिनके ऊपर ऑडिटर रिलाय होना करना चाहता था, अगर उनके ऊपर उनमें कोई भी डेविएशन मिलता है तो ऑडिटर शेल मेक द स्पेसिफिक इंक्वायरी। तो ऑडिटर इंक्वायरी करेगा टू अंडरस्टैंड द मैटर एंड देयर पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस। भाई क्योंकि उसका तो जितना वो एक्सपेक्टेड करके चल रहा था सबका तेल निकल जाएगा वो तो इसलिए वो इंक्वायरीज करेगा कि ऐसा क्यों हुआ है एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस एंड शेल डिटरमाइन। अब उसे वो एक और चीज एनालाइज करनी पड़ेगी, वो क्या कि भाई साहब जो बाकी जगह उसने ये प्रोसीजर अपनाया है एंटिटी के ऊपर विश्वास करे या नहीं। मतलब टेस्ट ऑफ कंट्रोल दैट हैव बीन परफॉर्म्ड प्रोवाइड अ एप्रोप्रिएट बेसिस फॉर रिलायंस ऑन द कंट्रोल। मतलब बाकी जो इंटरनल कंट्रोल पे भी उसने मेथड लगाया है वो रिलाय करे या नहीं उनके ऊपर। दूसरी बात, क्या एडिशनल टेस्ट भी अप्लाई करने चाहिए देखने के लिए कि भैया अगर यहाँ गार्ड में गलती है तो फिर सेल्स वाले में भी गलती होगी, फिर परचेज की अप्रूवल में भी गलती होगी, वहां पे भी गलती हो सकती है। नेक्स्ट, पोटेंशियल रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट नीड टू बी एड्रेस यूजिंग द सब्सटेंटिव प्रोसीजर। अगर इंटरनल कंट्रोल में गड़बड़ है, डेविएशन है, तो इसका मतलब अब ज्यादा चेकिंग करनी पड़ेगी मुझे अकाउंटिंग की, मतलब सब्सटेंटिव प्रोसीजर अब ज्यादा अपनाना पड़ेगा। ठीक है ना। चले फिर कहता है irrespective of the assessed risk of the material misstatement, auditor shall design and perform the substantive procedure for the material class। भाई चाहे मैं कहता हूं कि आपका पोटेंशियल रिस्क ऑफ द मटेरियल मिसस्टेटमेंट जो आपका इंटरनल कंट्रोल पे आपने टेस्ट ऑफ कंट्रोल किया, टेस्ट ऑफ कंट्रोल आपका चाहे सही गया, गलत गया, डेविएशन था, नहीं था, परंतु ये पॉइंट कहता है फिर भी आपको सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, यानी कि सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर तो अपनाना ही अपनाना चाहिए। सब्सटेंटिव प्रोसीजर तो अपनाना ही चाहिए किसके लिए? चाहे बैलेंस शीट के आइटम हो, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम हो, चाहे उनका डिस्क्लोजर हो, उसके लिए सब्सटेंटिव प्रोसीजर तो आपको अपनाना ही चाहिए इंटरनल कंट्रोल चेक करने के बाद। तो अब हम आ गए सब्सटेंटिव प्रोसीजर पर। जब मैं सब्सटेंटिव प्रोसीजर पर आता हूं तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर का मतलब होता है कि अकाउंटिंग एंट्रीज को चेक करना। An audit procedure designed to protect the material misstatement, ट्रांजैक्शन लेवल पे गड़बड़ तो नहीं है ये चेक करना, तो at the assertion level is called as a substantive procedure। substantive procedure दो टाइप का हो सकता है। पहला जिसके अंदर मैं टेस्ट ऑफ डिटेल चेक करता हूं। टेस्ट ऑफ डिटेल मतलब ट्रांजैक्शन को चेक करता हूं, अकाउंट बैलेंसेस को चेक करता हूं। टेस्ट ऑफ डिटेल को फर्दर दो तरीके से बांटा जा सकता है। एक मैं ट्रांजैक्शन का अमाउंट चेक कर रहा हूं, ट्रांजैक्शन को चेक कर रहा हूं, और दूसरा मैं बैलेंसेस को चेक कर रहा हूं। आगे टेस्ट ऑफ डिटेल्स ऑफ क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंसेस एंड डिस्क्लोजर, और दूसरा होता है एनालिटिकल प्रोसीजर। हम दोनों की चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं टेस्ट ऑफ डिटेल की चर्चा कर रहा हूं। टेस्ट ऑफ डिटेल, तो टेस्ट ऑफ डिटेल को मैं फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं। पहला, जो ट्रांजैक्शन हुई है, जो घटना हुई है, उसका अकाउंटिंग, उसको वाउचर्स वगैरह से चेक करना, उसको वाउचर से चेक करना, इसे क्या कहते हैं? वाउचिंग, यानी कि टेस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस जब मैं चेक करता हूं तो इसे कहते हैं वाउचिंग। और दूसरा होता है जब मैं बैलेंसेस चेक करता हूं, टेस्ट ऑफ बैलेंसेस। फिक्स्ड एसेट्स पड़ी हुई है इतनी, चलो देख के आते हैं सही में है कि नहीं। प्लांट एंड मशीनरी है, चलो देख के आते हैं सही में है कि नहीं। इसे कहते हैं टेस्ट ऑफ बैलेंसेस। क्या कहते हैं? टेस्ट ऑफ बैलेंसेस और वेरिफिकेशन। तो एक चीज आई वाउचिंग, एक आई वेरिफिकेशन। वाउचिंग को क्या नाम देते हैं? टेस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस, और वेरिफिकेशन को नाम क्या देते हैं? टेस्ट ऑफ बैलेंसेस। ठीक है,
आगे ये एग्जांपल लिखा हुआ है एज इट इज, ध्यान रखना, कोट करके आना है कि अगर कोई परचेज ट्रांजैक्शन हुई है तो उसका वेरिफिकेशन कैसे किया जा सकता है, डॉक्यूमेंट वगैरह के थ्रू, तो इसे कहते हैं वाउचिंग करना। सिमिलरली टेस्ट ऑफ बैलेंसेस कैसे किया जा सकता है, जरा एसेट्स का जाकर फिजिकल वेरिफिकेशन कराओ, ठीक है। और आगे बढ़े, फिर मैंने कहा सेकंड पार्ट क्या है सब्सटेंटिव प्रोसीजर का, सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। एनालिटिकल प्रोसीजर का मतलब है कि फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए सेल्स चल रही थी 100 करोड़, 120 करोड़, 140 करोड़, 160 करोड़, अचानक हो गई 2000 करोड़, ओ भाई कहां से बढ़ गई है, तो अब दिमाग लगाओगे कि नहीं, एनालिसिस लगाओगे कि नहीं, क्योंकि अचानक से कोई बहुत बड़ा चेंज हुआ है। अब वो दो रीजन से हो सकता है, वो फाइनेंशियल डेटा, फाइनेंशियल की वजह से भी हो सकता है कि शायद अचानक से सेल्स प्राइस बढ़ गया, या फिर फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल डेटा मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ गई, उन दोनों में से किसी की भी वजह से हो सकता है। तो क्यों हुआ उसको चेक करना, उसको चेक करना इज कॉल्ड एनालिटिकल प्रोसीजर। तो एनालिटिकल प्रोसीजर का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन की जाती है यहाँ पर एनालिटिकल प्रोसीजर में। तो एनालिटिकल प्रोसीजर इंक्लूड द इन्वेस्टिगेशन, जो कि नेसेसरी है कि जो फ्लक्चुएशन हो रही है, जो चेंज हुआ है और जो कि इनकंसिस्टेंट है, हर साल 20-20 करोड़ का सेल्स बढ़ रही है और अब अचानक से 2000 करोड़, तो फिर ये जो इनकंसिस्टेंट फ्लक्चुएशन हुआ है ये क्यों हुआ, दिस इज कॉल्ड, इसको एनालाइज करना इज कॉल्ड एनालिटिकल प्रोसीजर्स, ठीक है जी। चलिए, आपको याद होगा हमने ऊपर अभी पढ़ा था नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द टेस्ट ऑफ कंट्रोल। अब हम कर रहे हैं नेचर एंड टेस्ट ऑफ द सब्सटेंटिव प्रोसीजर। तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर किस लेवल के अपनाए जाने चाहिए, किस हद तक अपनाए जाने चाहिए, कितनी देर तक अपनाए जाने चाहिए, आइए उस बात पे करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा जी स्टेप नंबर 1 में आपने रैप किया, रैप करके आपको पता लगा कि बहुत ही इंटरनल कंट्रोल बहुत स्ट्रांग है। स्टेप नंबर 2 में अब आप किस पे आ गए, अब आपने क्या किया, अच्छा रैप के अंदर आपने एनालाइज किया टर्म ऑफ कि टेस्ट की इंटरनल कंट्रोल बहुत स्ट्रांग है, ये आपने एनालाइज किया एंटिटी से इंक्वायरी करके। अब आपने क्या किया, स्टेप नंबर 2 टेस्ट ऑफ कंट्रोल किया। टेस्ट ऑफ कंट्रोल में आपको पता लगा कि भाई जो एंटिटी ने कहा था वही मिला है, सही में इंटरनल कंट्रोल बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। टेस्ट ऑफ डिटेल में क्या मैं कह सकता हूं अब आप कम टाइम लगाओगे, यस, तो यानी कि कम टाइम लगाओगे, अब टेस्ट ऑफ डिटेल में कम टाइम लगेगा, ठीक है। परफॉर्मिंग ओनली द सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर विल बी सफिशिएंट टू रिड्यूस द ऑडिट रिस्क टू एन एक्सेप्टेबल लो लेवल। देखो जी, मैं एंट्री को चेक करने में अब कम टाइम लगाऊंगा, ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है एंट्री को चेक करने में, बट हाँ एनालिसिस में ज्यादा टाइम लगाऊंगा, एनालिसिस में ज्यादा टाइम लगेगा। एनालिसिस का मतलब अगर फ्लक्चुएशन है, अगर इनकंसिस्टेंसी है, तो मैं वहां पर ज्यादा दिमाग लगाऊंगा, गेटिंग इट। चलिए नेक्स्ट, ओनली द टेस्ट ऑफ डिटेल्स आर अप्रोप्रिएट, ओनली द टेस्ट ऑफ डिटेल। फॉर एग्जांपल अब डिपेंड करेगा कि मैं कितना सब्सटेंटिव प्रोसीजर अपनाऊं, ये डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए किसी ट्रांजैक्शन में फ्लक्चुएशन है ही नहीं, जैसे चल रही थी वैसे ही चल रही है, इस बार भी जैसे पिछले साल का ग्रोथ चल रहा था वैसे उसी रेशो में इस साल भी चल रही है, तो ऑडिटर को फिर एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, फिर तो वो केवल सब्सटेंटिव प्रोसीजर अपना लेगा ना, ठीक है। चले तो सेकेंड, ओनली द टेस्ट ऑफ डिटेल्स आर अप्रोप्रिएट, यानी कि एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, टेस्ट ऑफ डिटेल में वाउचिंग और वेरिफिकेशन से ही काम चल जाएगा। फिर कहता है जी जब भी आपको रिस्क का असेसमेंट करना होगा, वैसे तो आप अपना रहे हो सब्सटेंटिव प्रोसीजर, जब रिस्क का असेसमेंट करना होगा तो नॉर्मली क्या करना चाहिए आपको, नॉर्मली तो दोनों अपनाने चाहिए, सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर एंड टेस्ट ऑफ डिटेल्स दोनों अपनाने चाहिए, तभी आपका प्रॉपर असेसमेंट ऑफ रिस्क हो पाएगा कि हाँ जी रिस्क है, मिसस्टेटमेंट है या नहीं है। Because the assessment of the risk of material misstatement takes into account the internal control and the extent of substantive procedure। यानी कि अगर मैं कहता हूं कि इंटरनल कंट्रोल में वीकनेस है तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर बढ़ जाएगा, और इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर कम हो जाएगा। तो यानी कि इंटरनल कंट्रोल, जब आपने रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट में इंटरनल कंट्रोल का एनालिसिस किया तो उसके बेसिस पे एक्सटेंट ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर आपको इंक्रीज या डिक्रीज करना पड़ सकता है। क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए जी, फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कॉन्टिन्यूएशन ऑफ लिमिट ऑफ इंटरनल कंट्रोल हो गया। लो जी, अब हमारा अगला एस से आता है जिसका नाम है एस से 320, बोले तो मेटीरियलिटी। आइएगा मेटीरियलिटी पे आते हैं आप।
तो चलिए जी, मटेरियलिटी का मतलब क्या होता है, पहले कुछ एग्जांपल्स हैं, इन एग्जांपल्स के थ्रू मटेरियलिटी को रिकॉल करते हैं। देखो जी, मैंने कहा जी ए लिमिटेड के टर्नओवर कितनी है 5 करोड़, नेटवर्थ कितनी है 20 करोड़। तो हमें एक मिस्टेक पता लगी 200 रुपए की। अब क्या करेगा, 200 रुपए चिंदी चोरी थोड़ी ना करनी है, छोड़ना, यही मटेरियल है। बट सपोज अगर यहीं पर एरर 20 लाख रुपए की मिली तो मटेरियल लग रही है, यस। आईसीआई हमारा कहता है देखो जी, ऐसा ऑडिटर आपको कंसंट्रेट करना है केवल उन आइटम्स के टुवर्ड्स जो कि मटेरियल है, यानी कि हर चिंदी चोरी के लिए एक एक दो दो रुपए के पीछे तुम नहीं भागोगे, ठीक है जी। चलिए जी, अब मैनेजमेंट क्या करता है, ऑन द पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि उसको ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना होता है, मोर इंटरनल कंट्रोल देखना पड़ता है ऑन द मटेरियल आइटम, ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्या मैं कह सकता हूं कि मटेरियल आइटम जितनी होंगी ऑडिटर भी उनके ऊपर ज्यादा कंसंट्रेट करेगा, मतलब वहां पर नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर ऑडिटर बढ़ा देगा। अच्छा, जब नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर बढ़ा देगा तो फिर क्या मैं कह सकता हूं कि डिटेक्शन रिस्क कम हो जाएगा या फिर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसट्रीटमेंट कम हो जाएगा। यस, यही हमारा बस ऑब्जेक्ट है और कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। फिर हाउ टू डिटरमाइन द मटेरियलिटी, मटेरियलिटी कैसे डिटरमाइन की जा सकती है, अब ये कैसे कह सकते हैं, देखो जी, पोपली इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए 5 लाख रुपए भी मटेरियल हो सकते हैं और रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए 15,000 करोड़ भी मटेरियल हो सकते हैं। तो फिर डिपेंड करेगा मटेरियलिटी कैसे, एक बेंचमार्क डिसाइड करना पड़ता है in percentage to sales, in percentage to net profit, in percentage to नेट एसेट्स, ये बेंचमार्क डिसाइड करना पड़ता है जिसके बेसिस पे आपको मटेरियलिटी का पता लगता है कि कोई आइटम कितनी मटेरियल है। फिर अब ये रेलेवेंट है, काफी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जांपल। मान लीजिए टोटल ट्रांजैक्शन थी 300, किस चीज को लेकर थी, लीगल एक्सपेंसेस को लेकर। ऑडिटर ने चेक की 30, उन 30 में से एक में गड़बड़ नजर आ गई, जो 200 रुपए की गड़बड़ थी। 300 में से 30 पकड़ी, 30 में 200 रुपए की गड़बड़ थी, तो इसका मतलब 270 में कितनी गड़बड़ होंगी, 1800 रुपए की, ठीक है ना। 270 रुपए में भाई 200 रुपए की एक गड़बड़ नजर आई 30 में, तो बाकी 270 में 1800 रुपए की गड़बड़ होगी, और कंबाइन कर दूं तो लीगल एक्सपेंसेस में 2000 रुपए की मिसस्टेटमेंट एक्सपेक्टेड है। सपोज मटेरियलिटी लेवल जो ऑडिटर ने बनाया हुआ था वो है 1200 रुपए, एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स लिया होगा, एक मटेरियलिटी लेवल डिसाइड किया कि ये मेरा अमाउंट है मटेरियलिटी का। अगर इससे ऊपर मिसट्रीटमेंट होती है तो मतलब मुझे काम और ज्यादा करना पड़ेगा, फिर वहां पूरी डेप्थ में चेकिंग करनी पड़ेगी। तो वो 1200 रुपए का लेवल था, मिसट्रीटमेंट 2000 रुपए की लग रही है। क्या मैं कह सकता हूं कि यहां पर ऑडिटर को नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर बढ़ा देने पड़ेंगे, क्या उसे ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शन चेक करनी पड़ेंगी, क्योंकि मिसस्टेटमेंट जो है वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, क्योंकि मटेरियलिटी का लेवल 1200 रुपए है, ठीक है। बट अगर सपोज मैं कहता हूं कि एक्चुअल मिसस्टेटमेंट निकली 1900, तो फिर भी वो 1200 रुपए से ऊपर ही है, ठीक है। तो अब ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, भाई 1200 रुपए का मटेरियलिटी का लेवल था, आपकी मिसस्टेटमेंट निकल रही है, आपने जब चेक किया, पहले तो आपने कहा 30 ट्रांजैक्शन चेक करके बाकी 270 के बारे में अंदाजा लगा दिया, फिर आपने सारी ट्रांजैक्शन को चेक किया तो एक्चुअल मटेरियलिटी निकली केवल 1900 रुपए, केवल 1900, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसको अपनी ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन करोगे कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट 1900 रुपए की है, ठीक है जी। आगे सपोज मैं कहता हूं 30 ट्रांजैक्शन चेक की, मिसस्टेटमेंट एक में आई 100 रुपए की, तो इसका मतलब 270 में मिसस्टेटमेंट 9 में आएगी 900 रुपए की, तो इसका मतलब टोटल मिसस्टेटमेंट कितनी हुई, 1000 रुपए की, जबकि मटेरियलिटी का लेवल मेरे एग्जांपल में कितना है, 1200 रुपए का। 1200 रुपए का मटेरियलिटी लेवल है, तो अब ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, क्या ऑडिटर, मैं कहता हूं कि मटेरियलिटी तो नहीं है बट शक है कि भाई अगर मैं एक्चुअल में इन 270 ट्रांजैक्शन को चेक करूं तो फिर 270 में क्या 900 रुपए की मिस्टेक आएगी या उससे ज्यादा की हो सकती है, जो कि मटेरियलिटी के लेवल को क्रॉस कर देगी। शक है कि नहीं, शक तो होगा। इसलिए ऑडिटर क्या करेगा कि मटेरियलिटी लेवल से नीचे एक और लेवल डिसाइड करता है, जिसे कहते हैं परफॉर्मेंस मटेरियलिटी लेवल। अगर कोई भी आइटम परफॉर्मेंस मटेरियलिटी को क्रॉस कर रही है बट मटेरियलिटी तक है, तो ऑडिटर उसकी चेकिंग करता है, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर बढ़ा देता है। बट अगर कोई मटेरियलिटी से ज्यादा है, तो ध्यान रखना एक्चुअल चेकिंग के बाद भी अगर मटेरियलिटी से ज्यादा है तो फिर तो उसकी रिपोर्टिंग होती है। यहां पर रिपोर्टिंग नहीं जरूरत, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी से लेकर मटेरियलिटी तक रिपोर्टिंग की जरूरत नहीं है, बट मटेरियलिटी के ऊपर रिपोर्टिंग भी होगी, ठीक है जी। रिपोर्टिंग जो है दो चीजों पे डिपेंड करती है, एक साइज पे, एक नेचर पे। साइज मतलब जैसे कि 1200 रुपए का अमाउंट, ये एक साइज है।
कि इससे ऊपर कुछ भी हुआ वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। दूसरा नेचर पे, नेचर फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरी गारमेंट्स की शॉप है, आज तक मैं अपने लोकल एरिया में ही गारमेंट्स की सेल किया करता था, अचानक मैंने एक्सपोर्ट ऑर्डर किया है, तो अब एक यूनिक तरीके की ट्रांजैक्शन आई है। अब क्योंकि यूनिक तरीके की ट्रांजैक्शन है तो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन इस तरीके की है कि जिसको पकड़ा जाना चाहिए, जिसको देखा जाना चाहिए। तो यानी कि मटेरियलिटी दो फैक्टर पे डिपेंड करती है, नेचर एंड साइज पर। चलिए हम अब आते हैं मीनिंग ऑफ मटेरियलिटी पर। ऐसे 320 मटेरियलिटी का मतलब कहता है मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग। प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग, परफॉर्मिंग एंड ऑडिट का मतलब ऑडिट प्रोसीजर अपनाना, तो प्लानिंग में भी ऑडिट होगी, परफॉर्मिंग ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर में भी मटेरियलिटी लेवल होगा। मैंने बताया था रिवीजन क्लासेस के अंदर कि ऑडिट के अंदर कौन कौन से स्टेप होते थे, सबसे पहला प्लानिंग, दूसरे बाद परफॉर्मिंग, फिर उसके बाद एविडेंस का कलेक्शन मतलब एविडेंस, फिर उसके बाद कंक्लूजन, फिर उसके बाद ओपिनियन। तो फिर मटेरियलिटी कब अपनाई जाएगी? प्लानिंग में भी एंड परफॉर्मिंग में भी। प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एन ऑडिट, मटेरियलिटी एंड प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एन ऑडिट स्टेट दैट मिसस्टेटमेंट इंक्लूडिंग ओमिशन आर कंसिडर्ड टू बी मटेरियल अगर इंडिविजुअली, अकेले या दुकेले, बाकियों के साथ मिलकर ये यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिसीजन को प्रभावित कर सकती हैं। तो यानी कि कोई भी मिसस्टेटमेंट मटेरियल कब मानी जाएगी? जब अकेले या दुकेले बाकी लोगों के साथ मिलकर ये इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ द यूजर्स, जो कि शेयर होल्डर वगैरह हैं, उनके डिसीजन को प्रभावित कर सकती है कि नहीं ये कंपनी सही नहीं है, तो वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट कही जाएगी। फिर कहता है ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर ही यही है कि वो रीजनेबल एश्योरेंस प्रदान करता है किसको? यूजर्स को, कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल है वो फ्री है फ्रॉम द मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू एरर और फ्रॉड, एंड देयरबाय इनेबल द ऑडिटर टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, ताकि वो ओपिनियन भी दे सके कि वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इन ऑल द मटेरियल रिस्पेक्ट वो एफआरएफ के अकॉर्डिंग बनी हुई है। यही तो एसए 200 के अंदर हमने यही तो लिखा था, ओवरऑल ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑडिट। फिर कहता है मटेरियलिटी इज नॉट ऑलवेज अ मैटर ऑफ रिलेटिव साइज, मतलब हमेशा साइज पे डिपेंड नहीं करेगी, नेचर पे भी डिपेंड करेगी। साइज 1200 रुपए साइज है, बट नेचर क्या है? एक्सपोर्ट की ट्रांजैक्शन हो गई। फॉर एग्जांपल अ स्मॉल अमाउंट लॉस्ट बाय द फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस, फ्रॉड में एक छोटा सा फ्रॉड भी तो ये एक बड़ा सीरियस फ्लॉप हो सकता है, तो इसका मतलब हमेशा साइज पे डिपेंड नहीं करेगी। फिर रोल ऑफ द ऑडिटर इन मटेरियलिटी, बहुत बड़ा रोल है। कैसे? देखो जी, हमने कहा क्या होता है, पहले प्लानिंग, फिर प्रोसीजर, फिर एविडेंस कलेक्ट होते हैं, फिर कंक्लूजन, फिर ओपिनियन, यही होता है। चलिए, कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिटी कब कब अप्लाई किया जाता है ऑडिटर के द्वारा? प्लानिंग में भी, इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग में भी, मतलब प्रोसीजर्स में भी। फिर उसके बाद एंड इन इवेल्युएटिंग द इफेक्ट ऑफ आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि इवेल्युएटिंग द इफेक्ट ऑफ ये जो एविडेंस कलेक्ट हुए हैं इनके एनालिसिस में भी और लास्ट में ओपिनियन में भी। तो कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिटी ऑडिटर प्लानिंग में भी, प्रोसीजर के एनालिसिस में भी, एविडेंस कलेक्ट करके उनके कंक्लूजन में भी और लास्ट में ओपिनियन में भी यूज करता है। ठीक हो गई इतनी बात? आगे ऐसे 320 डील करता है विद द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऐसे 320 केवल प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग के अंदर बात करता है कि ऑडिटर को मटेरियलिटी अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है जी। आगे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की अगर मैं बात करूं, हाँ जी, ऐसे 320 अगेन किसकी बात करता है? कहता है मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट लगना चाहिए प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट दोनों टाइम पर। अच्छा, अगर मैं एफआरएफ की बात करूं तो एफआरएफ भी कॉन्सेप्ट की बात करता है। किसकी? एफआरएफ भी ऑफन डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिटी इन द कंटेक्स्ट ऑफ द प्रिपरेशन एंड द प्रेजेंटेशन। प्रिपरेशन मतलब प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाते हुए, प्रेजेंटेशन मतलब डिस्क्लोजर करते हुए। तो एफआरएफ भी डिस्क्लोजर करते हुए और प्रिपरेशन करते हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मटेरियलिटी की बात करता है। और मटेरियलिटी की बात करते हुए क्या कहता है कि मिस स्टेटमेंट अगर अकेले या दुकेले अगर इस लेवल की है कि वो यूजर्स के फाइनेंशियल डिसीजन को प्रभावित करती है तो वो मटेरियल है, तो वो मटेरियल है। ये बात एफआरएफ भी कहता है। सेकंड, जजमेंट अबाउट द मटेरियलिटी आर अफेक्टेड। जजमेंट अबाउट द मटेरियलिटी किस बात पे डिपेंड करेगा कि कोई चीज मटेरियल है कि नहीं? साइज पे भी डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ द एंटिटी के ऊपर भी डिपेंड करेगा, और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। थर्ड,
Judgment about the matter which are material to the user of financial statement are based on the consideration of common financial information need of the users as a group. For example, जब मैं कहता हूं ना कि कौन सी आइटम मेरे हिसाब से कौन सी आइटम मटेरियल है, मैंने आपको कहा कि भाई आप किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हुए किन चीजों को कंसीडर करते हो, तो आपने कहा सर हम चीजों को कंसीडर करते हैं मैनेजमेंट कौन है, और कंपनी के टर्नओवर में ग्रो हो रहा है कि नहीं, कंपनी की डेट इक्विटी रेशियो है कि नहीं, ठीक है, तो ये चीजें मटेरियल हैं, तो इन चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा, ऑडिटर तुम्हें भी, मैनेजमेंट तुम्हें भी। बट एक यूजर ऐसा वो कहता है मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्टर की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितनी है। अब मटेरियलिटी किस पर ध्यान रखेगी, कॉमन यूजर्स पे या स्पेसिफिक यूजर की नीड पर, कॉमन यूजर्स की नीड पर। ये तो हमें वो मटेरियलिटी पकड़नी है जो कॉमन यूजर्स के लिए जरूरी है, किसी स्पेसिफिक यूजर्स के लिए जरूरी हमें हम उसे मतलब नहीं है। फिर कहता है यूज ऑफ मटेरियलिटी बाय द ऑडिटर एंड प्लानिंग। हाँ जी, ऑडिटर प्लानिंग करते हुए किस तरीके से मटेरियलिटी को यूज करता है। इन प्लानिंग द ऑडिटर मेक जजमेंट अबाउट द साइज ऑफ द मिसस्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल 1200 रुपए मटेरियल है, दैट कुड बी कंसिडर्ड मटेरियल, दीज जजमेंट प्रोवाइड द बेसिस फॉर। हाँ जी, इसी के बेसिस पे 1200 रुपए आपने मटेरियलिटी डिसाइड कर ली, उसके बेसिस पे वो क्या करेगा, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर डिसाइड करेगा उसी के बेसिस पे। इसी 1200 रुपए के बेसिस पे 1200 अगर मटेरियलिटी का लेवल है तो उसके बेसिस पे अब रैप परफॉर्म करेगा कि जहां पर भी गड़बड़ 1200 रुपए से ऊपर है वो मटेरियल है, वहां पर ज्यादा कंसंट्रेशन करेगा। उसी के बेसिस पर वो रोम आइडेंटिफाई करेगा, यानी कि अगर मिस स्टेटमेंट 1200 से ऊपर है तभी वो रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, अदरवाइज नहीं है। और उसी के बेसिस पर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर भी उसी के बेसिस पे परफॉर्म होंगे। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर मतलब इंटरनल कंट्रोल और सब्सटेंटिव प्रोसीजर वगैरह, ठीक है। द मटेरियलिटी डिटरमाइंड व्हेन प्लानिंग द ऑडिट डज नॉट नेसेसरली एस्टैब्लिश एन अमाउंट बिलो विच अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट विल ऑलवेज बी इवैल्यूएटेड एज इमटेरियल। देखो जी, ये जरूरी नहीं है कि आप अगर प्लानिंग में आपने कहा जी कि हम मटेरियलिटी का लेवल 1200 रुपए का लेके चलेंगे, अब इसका मतलब ये नहीं कि 1200 रुपए से नीचे की कोई भी ट्रांजैक्शन जो होगी वो इमटेरियल ही रहेगी, डिपेंड करेगा एक और फैक्टर पे, दैट इज नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन पे, ठीक है ना। चलिए फिर कहता है जी द सर्कमस्टेंसेस रिलेटिंग टू सम मिसस्टेटमेंट मे कॉज द ऑडिटर टू इवैल्यूएट देम एज अ मटेरियल। मतलब कुछ ट्रांजैक्शन का नेचर इस तरीके का होगा कि ऑडिटर उसे मटेरियल मानेगा इवन दो वो मटेरियलिटी लेवल के नीचे है। आगे, डिटरमाइनिंग ऑफ द मटेरियलिटी अ मैटर ऑफ द प्रोफेशनल जजमेंट। हाँ जी, तो मटेरियलिटी क्या है मैं नहीं कह सकता, लॉ में नहीं लिखा, किसी एस्से में नहीं लिखा, इट ऑल डिपेंड अपॉन द प्रोफेशनल जजमेंट ऑफ द ऑडिटर। क्लियर हो गई इतनी बात। चलिए क्या लिखा है इसमें देखते हैं। हाँ जी, तो चलिए जी अब हम अगले पॉइंट के ऊपर आते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ द मटेरियलिटी मैंने कहा जी मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट है, बिल्कुल ठीक बात है। यानी कि मैं कोई रिजिड फॉर्मूला नहीं बता सकता कि भैया ये मटेरियलिटी लेवल होगा, ये सब कुछ ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट पे डिपेंड करेगा। बट ऑडिटर भी जब मटेरियलिटी लेवल डिसाइड करेगा, इन दिस कंटेक्स्ट इट इज रीजनेबल फॉर ऑडिटर टू एज्यूम। तो ऑडिटर मटेरियलिटी लेवल का जब भी डिसाइड कर रहा होगा तो डिसाइड करते हुए भाई साहब वो भी कुछ एजम्पशंस लेके चलेगा। वो क्या, पहला मतलब कि ये जो यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, ये ढक्कन नहीं है, मतलब इनको थोड़ी बहुत तो अकल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। दे हैव द रीजनेबल नॉलेज ऑफ द बिजनेस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी, दे अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि ये प्रिपेयर की जा रही है एज पर द मटेरियलिटी लेवल। और तीसरा, जब यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो डिसीजंस लेते हैं, देयर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, तो वो जब भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले रहे होते हैं तो फिर मतलब कैसे लेते हैं, रीजनेबल इकोनॉमिक डिसीजन लेते हैं, मतलब सही दिमाग लगा के डिसीजन लेते हैं। तुक्के में ऐसे इन्वेस्ट नहीं करते कि घर में पैसा पड़ा है, दर्द दे रहा है, पेट में दर्द हो रहा है तो लो इन्वेस्ट कर दो, ऐसा नहीं। फिर एक बात का और ध्यान रखना कि अगर ऑडिटर ने कह दिया है कि भैया सब कुछ ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, और अगले 3 महीने बाद ये कंपनी डूब गई, तो इसमें जरूरी नहीं है कि ऑडिटर की गलती है। फॉर एग्जाम्पल कोरोना आया, किसको पता था, तो फिर यानी कि देयर विल ऑलवेज बी अनसर्टेनिटी। बेशक ऑडिटर का अनमॉडिफाइड ओपिनियन है, बेशक ऑडिटर कहता है कि इन माय ओपिनियन देयर इज अ ट्रू एंड अ फेयर व्यू, उसके बाद भी अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है जो कि गोइंग कंसर्न को प्रभावित कर सकती है, ठीक है ना। तो फिर ऑडिटर को ये assumption मान के चलनी पड़ेगी। पहला, यूजर ढक्कन नहीं है। दूसरा, यूजर अंडरस्टैंड करता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए मटेरियलिटी का ध्यान रखा गया है, यानी कि चिंदी चोरी 500-200 रुपए की हो सकती है।
तीसरा, रीजनेबल इकोनॉमिक डिसीजन यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वही लेता है। चौथा, अनसर्टेनिटी हमेशा रहेगी, ध्यान रखना। तो यानी कि अगर ऑडिटर की रिपोर्ट के बावजूद भी कुछ गड़बड़ होती है तो ऑडिटर मे नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। क्यों? क्योंकि कुछ भी हो सकता है भाई, मतलब कोई ऐसा फैक्टर जो पहले सोचा नहीं गया था वो आ गया, ठीक है ना। फिर हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। ऑलरेडी इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर चुका हूं। देखिए जी, मटेरियलिटी से मटेरियलिटी लेवल के नीचे एक लेवल ऑफ मटेरियलिटी एक और डिसाइड किया जाता है, कॉल्ड एज परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। परफॉर्मेंस मटेरियलिटी को जो क्रॉस करेगा उन सारी आइटम्स को ऑडिटर जो है वो चेक करेगा, और फिर उसमें से जो मटेरियलिटी लेवल को क्रॉस करती हैं उनको मिसस्टेटमेंट माना जाता है। तो यानी कि परफॉर्मेंस मटेरियलिटी लेवल ये बताता है कि कौन सी ट्रांजैक्शन को ऑडिटर ने चेक करना है। क्लियर हो गई इतनी बात भी? और आगे बढ़ते हैं। डिटरमाइनिंग द मटेरियलिटी एंड परफॉर्मेंस मटेरियलिटी व्हाइल प्लानिंग द ऑडिट। ओके, देखो जी, ऐसा है, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी जब सबसे पहले हम बना रहे होते हैं तो उसी के अंदर ऑडिटर शैल डिटरमाइन द मटेरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। यानी कि ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी जब तैयार कर रहा होता है ऑडिटर तो मटेरियलिटी लेवल भी डिसाइड कर लेता है। बट इफ इन द स्पेसिफिक सर्कमस्टेंस ऑफ द एंटिटी, मतलब जब वो एंटिटी में गया तो उसे लगा कि कुछ एक्सपोर्ट की ट्रांजैक्शन है जिनको देखा जाना चाहिए जो कि मटेरियलिटी लेवल से नीचे है, तो ऑडिटर उनको भी पकड़ सकता है। यस, चाहे बेशक वो मटेरियलिटी लेवल से नीचे है बट फिर भी ऑडिटर की नजर में अगर वो ऐसी हैं जो कि इन्फ्लुएंस कर सकती हैं इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ द यूजर, बट बावजूद इसके वो मटेरियलिटी लेवल से नीचे हैं, बट फिर भी ऑडिटर उन्हें कंसीडर कर सकता है। क्लियर हो गई इतनी बात? चले फिर बेंचमार्क एंड हाउ इट इज डिटरमाइन। देखो जी, बेंचमार्क कैसे डिसाइड किया जाता है। अगेन, डिटरमाइनिंग द मटेरियलिटी हमने कहा ये क्या है, मैटर ऑफ द प्रोफेशनल जजमेंट है। अब क्या होता है, मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट जो है तो ऑडिटर क्या कहता है, एक सर्टेन परसेंटेज जो है अप्लाई करता है टू अ चूजन बेंचमार्क। एक बेंचमार्क को सिलेक्ट करके उसके एक परसेंटेज निकालता है। फॉर एग्जांपल, इतने परसेंटेज ऑफ सेल मेरी नजर में मटेरियलिटी होगा। जो भी आइटम, जो भी एक्सपेंडिचर 5% ऑफ सेल को इंक्रीज करेगा मेरे लिए मटेरियल होगा। तो एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ सेल अप्लाई कर दिया जाता है चूजन बेंचमार्क को एज अ स्टार्टिंग पॉइंट इन डिटरमाइनिंग द मटेरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। मतलब जो भी 5% को क्रॉस करेगा मेरी नजर में मटेरियल होगा। उसके बाद फैक्टर विच में अफेक्ट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्रोप्रिएट बेंचमार्क कौन कौन से हैं? हाँ जी, पहला, एलिमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब बेंचमार्क डिसाइड करते हुए ऑडिटर किन किन बातों का ध्यान रखेगा। फॉर एग्जांपल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आ रहा है, एसेट्स, लायबिलिटी, इक्विटी, एक्सपेंसेस, ये सब चीजें। आइटम्स ऑन विद द अटेंशन ऑफ द यूजर ऑफ द पार्टिकुलर एंटिटी टेंड टू बी फोकस्ड। मतलब फॉर एग्जांपल, इस पार्टिकुलर कंपनी के जो यूजर्स हैं वो प्रॉफिटेबिलिटी पे ध्यान देते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, तो प्रॉफिटेबिलिटी को बना दिया जाएगा बेंचमार्क। वो टर्नओवर पे ध्यान देते हैं, इंडस्ट्री ऐसे टर्नओवर बढ़ेगी तो बस अपने आप हो जाएगा, तो फिर वॉल्यूम बढ़ेगा अपने आप हो जाएगा, तो वो टर्नओवर को बेंचमार्क बना देगा। ठीक है ना। आगे, नेचर ऑफ एंटिटी एंड इंडस्ट्री, उस इंडस्ट्री में क्या बेंचमार्क लिया जाता है उसके बेसिस पे भी डिसाइड हो सकता है। ठीक है जी। आगे, रिलेशनशिप बिटवीन परसेंटेज एंड द चूजन बेंचमार्क। देखो जी, दोनों के बीच में एक रिलेशन है। वो क्या? अगर मैं कहता हूं कि मैंने बेंचमार्क बनाया है प्रॉफिट को, और सिनेरियो नंबर 2 मैं कहता हूं बेंचमार्क मैंने बनाया है सेल्स को, तो क्या मैं कह सकता हूं नेट प्रॉफिट को अगर मैं बेंचमार्क बना के चल रहा हूं और दूसरी तरफ सेल्स को बना के चल रहा हूं, तो परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट जो है मुझे ज्यादा रखनी पड़ेगी और परसेंटेज ऑफ सेल्स मुझे कम रखनी पड़ेगी, क्योंकि सेल्स मतलब टॉप लाइन एक बड़ा वॉल्यूम होगा, तो उसका परसेंटेज कम भी रखूंगा तो बड़ा अमाउंट आएगा, बट नेट प्रॉफिट एक छोटा अमाउंट होगा। ठीक है ना, उसमें एक बड़ी परसेंटेज रखनी पड़ेगी, तभी मटेरियलिटी का लेवल निकलेगा। तो वो यही कह रहा है, यही कह रहा है। ठीक है। आगे, फैक्टर विच डिटरमाइन द डिफरेंट मटेरियलिटी लेवल फॉर द स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस। हाँ जी, मैंने कहा जी ओवरऑल मटेरियलिटी लेवल तो आपने रखा हुआ है जी, मान लीजिए 1200 रुपए, बट कुछ पार्टिकुलर एक्सपोर्ट की ट्रांजैक्शन है जिनके लिए मटेरियलिटी लेवल आपने 400 रुपए रखा हुआ है। अब ये कहता है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो डिसाइड करते हैं कि दूसरी ट्रांजैक्शन के लिए और ट्रांजैक्शन स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन के लिए मटेरियलिटी लेवल डिफरेंट होना चाहिए। फैक्टर विच में इंडिकेट एग्जिस्टेंस ऑफ वन और मोर पार्टिकुलर क्लास ऑफ द ट्रांजैक्शन, account balances and disclosure for which the misstatement of lesser amount than the overall materiality could reasonably be expected to influence the user's decision। हाँ जी, मतलब कुछ ऐसे स्पेसिफिक आइटम होती हैं जिनके लिए यूजर्स ओवरऑल मटेरियलिटी लेवल से नीचे वाले लेवल पे भी अपने डिसीजन ले लेते हैं।
कौन कौन सी हैं? फॉर एग्जाम्पल, whether law, regulation or applicable FRF affect the user's expectation regarding disclosure like related party transaction. For example, users देख रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन पे ऑडिटर का कमेंट है कि ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हमें डिस्क्लोज नहीं की गई थी। क्या अमाउंट बेशक कम हो, बट यूजर्स ये तो डिसाइड कर लेंगे ना कि एंटिटी गलत है, चोर है। नेक्स्ट, रेम्यूनरेशन ऑफ द मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, कंपनी लॉस में है बट रेम्यूनरेशन जिंदाबाद हो रही है ऊपर तक। सन टीवी एग्जांपल है, दोनों हस्बैंड वाइफ कलानिधि मारन एंड मिसेस कलानिधि मारन टुगेदर दे आर गेटिंग समवेयर अराउंड, मतलब आई मे बी इनकरेक्ट, अप्रोक्सीमेटली 200 करोड़ की रेम्यूनरेशन ये दोनों हस्बैंड वाइफ लेते हैं, और इनफैक्ट मोर देन 200 करोड़। सन टीवी, इतना तो प्रॉफिट नहीं आता कंपनी का। फिर ये चीजें, की डिस्क्लोजर इन रिलेशन टू द इंडस्ट्री in which the entity operate, for example फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर अगर कंपनी है तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कितना खर्चा कर रही है वो यूजर जरूर देखेगा। whether attention is focused on a particular aspect of the entity business, for example एंटिटी ने रिसेंटली कोई अमेलगमेशन या टेक ओवर किया है, चाहे वो मेटीरियलिटी लेवल से नीचे है बट फिर भी यूजर का कंसंट्रेशन वहां जरूर जाएगा। फिर आगे कहता है रिलेशनशिप बिटवीन मेटीरियलिटी एंड द ऑडिट रिस्क। हाँ जी, रिलेशनशिप बिटवीन मेटीरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क, अगर जब भी आ जाए इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप तो पहले मेटीरियलिटी को डिफाइन करना, फिर ऑडिट रिस्क को डिफाइन करना, फिर उसके बाद मैं कह सकता हूं कि बोथ मेटीरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क आर कंसीडर्ड। ऑडिट रिस्क भी मेटीरियलिटी भी पूरे ऑडिट के अंदर इन दोनों को कंसीडर्ड किया जाता है। कब कब? वेदर व्हेन आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रोम रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट देखते हुए, तो फिर ऑडिट रिस्क भी वो खतरनाक है जो रोम में है, रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट खतरनाक है, और मटेरियलिटी भी वो रेलेवेंट है जो मतलब एक सर्टेन लेवल को क्रॉस कर रही है, तो रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट। दूसरा, डिटरमाइनिंग द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, मटेरियल आइटम को ही देखा जाएगा और जहां जहां ऑडिट रिस्क होगा वहीं उनको ही देखा जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, इवेल्युएटिंग द इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट। अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट का मतलब है कि आपने मैनेजमेंट को बताया था कि ये गड़बड़ है, बावजूद इसके मैनेजमेंट ने उसे ठीक नहीं किया। तो इवेल्युएटिंग द इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट इन फॉर्मिंग द ओपिनियन इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो यानी कि मटेरियलिटी और ऑडिट रिस्क साथ साथ चलते हैं, बिल्कुल साथ साथ चलते हैं। जब ऑडिट रिस्क मतलब थ्रू आउट द ऑडिट कंसीडर किए जाते हैं, इन पार्टिकुलर व्हेन जब आप रोम कंसीडर कर रहे होगे, जब आप नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर डिटरमाइन कर रहे होगे, जब आप इवेल्युएट कर रहे होगे इफेक्ट ऑफ द अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट इन फॉर्मिंग द ओपिनियन इन द ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है ना। तो फिर अगर अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट मटेरियल है और उसका ऑडिट रिस्क भी है तो फिर आप ओपिनियन में लिख दोगे कि हाँ जी नेगेटिव कमेंट या क्वालिफाइड कमेंट। रिवीजन इन द मटेरियलिटी लेवल। देखो जी ऐसा है, सबसे पहले तो आपने मटेरियलिटी लेवल फिक्स किया ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाते हुए, उसके बाद आप ट्रांजैक्शन को चेक करने के लिए गए। जब आप चेकिंग कर रहे थे तो आपको पता लगा कि भाई साहब मटेरियलिटी लेवल मुझे रिवाइज करना पड़ेगा, मटेरियलिटी लेवल मुझे रिवाइज करना पड़ेगा क्योंकि छोटी छोटी कई ट्रांजैक्शन में गड़बड़ है जो मटेरियलिटी लेवल को टच नहीं कर पा रही। तो क्या ये पॉसिबल है कि आप मटेरियलिटी लेवल को बीच ऑडिट के अंदर भी रिवाइज कर सकते हैं? Yes, if the auditor concluded lower materiality for the financial statement as a whole, and if applicable materiality level for particular class of transaction, account balances and disclosure, then that the initially determined is appropriate. जनरल मटेरियलिटी लेवल या फिर स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन के लिए मटेरियलिटी लेवल अगर आपको कभी भी लगता है कि चेंज करने की जरूरत है तो फिर ऑडिटर शैल डिटरमाइन वेदर इट इज नेसेसरी टू रिवाइज द परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। तो भाई ये भी डिसाइड कर लेना कि परफॉर्मेंस मटेरियलिटी को भी चेंज करना चाहिए कि नहीं। ठीक है जी। तो यहां पर आपका पूरे का पूरा एस्से खत्म होता है मटेरियलिटी के ऊपर। अब हम आते हैं यहां पर, अगला टॉपिक है मेरा ऑडिट इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। वो क्या कहता है चलिए देखते हैं। हाँ जी, तो अब कथा शुरू हो रही है ऑडिट इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट की। अच्छा, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है? ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट का मतलब है एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां पर पोड मतलब POAD बोले तो प्रोसेस, ऑपरेशंस, अकाउंटिंग्स एंड डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं? यूजिंग द कंप्यूटर सिस्टम लिए जाते हैं।
या फिर इसे इंफॉर्मेशन सिस्टम भी कहा जाता है। तो इसे कहते हैं ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। ठीक है, आगे बढ़े। फिर की फीचर्स ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट क्या है, मतलब अगर आप किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो जहां सब कुछ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट है, तो पहली बात तो मैं कह सकता हूं बहुत फास्ट बिजनेस ऑपरेशंस चलेंगे। ठीक है, एक्यूरेसी भी मैनुअल से तो बहुत ज्यादा रहेगी। लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन हैंडल करने में मदद मिलेगा। बही खाते बैंकों में अगर, वरना तो इतने बड़े बड़े बही खाते बन जाएंगे, तो लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन हैंडल होता है इससे। फिर सिक्योरिटी एंड कंट्रोल भी रहता है, ह्यूमन एरर होने की पॉसिबिलिटी नहीं रहती, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अपडेटेड रहती है, और कनेक्टिविटी एंड नेटवर्क कैपेबिलिटी, ये इससे बड़ी मदद मिलती है ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में। ठीक है ना, आगे जब ऑडिटर ऑडिट करने ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर जाएगा, तो क्या जरूरी है कि उसे ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट की अकल होनी चाहिए? यस, मतलब किस चीज की अकल होनी चाहिए? कौन सा इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज हो रहा है, टेली, बिजी, ईआरपी, सैप, कौन सा? लोकेशन ऑफ आईटी सिस्टम क्या है, मतलब लोकल है या फिर ग्लोबल है, मतलब दिल्ली में सिस्टम है, पूरे इंडिया में चलता है, या फिर केवल दिल्ली दिल्ली का है? आर्किटेक्चर क्या है, फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप बेस्ड है, क्लाउड बेस्ड है, कैसा है? वर्जन कौन सा सॉफ्टवेयर वगैरह यूज हो रहा है, विंडोज 7, 8, 9, 10, 11, कौन सा? इंटरफेस विद इन द सिस्टम कैसे है? इंटरफेस मतलब सिस्टम से आप कैसे कोऑर्डिनेट करते हो। जैसे आईफोन के अंदर आपने कहा हे सिरी, तो वहां पे सिरी शुरू हो जाती है, और शुरू हो गया, अरे रुक जा यार। हाँ, तो फिर ऐसे ही आप कमांड दे के सिस्टम को चालू करते हो, या फिर कोई पासवर्ड वगैरह डाल के चालू करते हो। फिर आपने जो एप्लीकेशन यूज की है वो आपके घर के डेवलप की गई हैं या फिर मार्केट से परचेज की गई हैं। फिर कौन कौन सी एक्टिविटी सिस्टम से रिलेटेड ऐसी हैं जो कि आपने आउटसोर्स कर रखी हैं। फिर की पर्संस कौन से हैं जिनके पास एक्सेस रहती है ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द रिस्क अराइजिंग फ्रॉम द यूज, अब कुछ रिस्क भी हैं। फॉर एग्जाम्पल इनएक्यूरेट प्रोसेसिंग ऑफ डेटा भी हो सकता है, अगर एंट्री आपने गलत डाली है, कंट्रोल आपने गलत डाला है। फॉर एग्जांपल इस बार लीप ईयर था, 366 डेज का इंटरेस्ट मिलना था, आपने चेंज नहीं किया 366, आपने 365 कर दिया। आगे अनऑथराइज एक्सेस टू द डेटा मिली हुई है, कुछ लोग ऐसे हैं जो एंट्रियां चेंज कर डालते हैं। डायरेक्ट डेटा चेंज, मतलब डायरेक्ट डेटा चेंज का मतलब है कि बैकएंड से डेटा चेंज हो रहा है। बैकएंड से मतलब आप मान लीजिए कोई ऑडिट करने गए, पीछे से किसी ने और डेटा चेंज कर दिया, बैकएंड से चेंज कर डाला पीछे से अकाउंटेंट ने। फिर एक्सेसिव एक्सेस ऑफ प्रिविलेज एक्सेस, मतलब कई सारे एक्सेस, कई सारे यूजर्स आपने बना रखे हैं एक्सेस करने के लिए। फिर लैक ऑफ एडिक्वेट सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, अगेन ये भी ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में रिस्क क्रिएट करता है, सब एक दूसरे के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालेंगे कि इसने अकाउंटिंग चेंज किया या मैंने चेंज किया है। unauthorized change to the system or program, और नेक्स्ट फेलियर टू मेक नेसेसरी चेंजेस टू द सिस्टम, मतलब अगर कोई अपडेशन आया है, फॉर एग्जांपल जैसे जीएसटी का चेंज हुआ, रेट चेंज हुआ, आप सिस्टम में डालना भूल गए। ठीक है, और लॉस ऑफ डेटा, ये भी इंफॉर्मेशन पूरा सिस्टम उड़ गया, आग लग गई। फिर चलिए इंपैक्ट ऑफ आईटी रिलेटेड रिस्क क्या है ऑडिट के अंदर। पहला, सब्सटेंटिव प्रोसीजर पे क्या इंपैक्ट डलता है, यानी कि इंपैक्ट ऑन सब्सटेंटिव ऑडिट। देखो जी, पहला है, अगर तो मान लीजिए आईटी रिलेटेड रिस्क है, अनऑथराइज एक्सेस मिली हुई है लोगों को, कोई भी चेंज कर देता है, तो इसका मतलब जो उस पर रिपोर्ट जनरेट हो रही है या डेटा जनरेट हो रहा है सिस्टम से, उस पर रिलाई तो नहीं किया जा सकता, बिल्कुल भी रिलाई नहीं किया जा सकता उस पर। आगे सिस्टम डेटा एंड रिपोर्ट शुड बी टेस्टेड सब्सटेंशियली। अब अगर मान लीजिए रिस्क है, जो रिपोर्ट जनरेट नहीं कर रही है, रिपोर्ट पे मैं रिलाई नहीं करता, फिर क्या होगा, जो सिस्टम डेटा एंड रिपोर्ट है तो उसको फिर दोबारा आपको चेक करना पड़ेगा थॉरोली, ये भी रिस्क है। नेक्स्ट, ज्यादा से ज्यादा एविडेंस अब रिक्वायर्ड होंगे कि भाई इंटरेस्ट की कैलकुलेशन निकल रही है तो वो सही भी है कि नहीं है, ज्यादा से ज्यादा आपको चेकिंग करनी पड़ेगी अगर यहाँ पर रिस्क एग्जिस्ट कर गए तो। फिर आईटी रिलेटेड रिस्क का इंटरनल कंट्रोल पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा जब कंट्रोल की आप टेस्टिंग चेक करेंगे तो देखो जी, ऐसा बात बड़ी सीधी सी है कि जो ऑटोमेटिक कंट्रोल है, जो ऑटोमेटिक रिपोर्ट जनरेट होती हैं, डेटर्स की एजिंग रिपोर्ट निकालना, फॉर एग्जांपल 90 दिन से ज्यादा का एनपीए निकालना, उनके ऊपर आप रिलाई नहीं कर सकते। इंटरनल कैलकुलेशन जो ऑटोमेटिक कैलकुलेशन सिस्टम कर रहा है उसके ऊपर आप रिलाई नहीं कर सकते। फिर मोर सब्सटेंटिव प्रोसीजर आपको अपनाने पड़ेंगे, क्योंकि आप इंटरनल कंट्रोल के ऊपर तो ज्यादा रिलाई कर ही नहीं पाओगे। नेक्स्ट, इंपैक्ट ऑन रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें टीसीडब्ल्यूजी से पूछनी पड़ेंगी। फिर मॉडिफाइड क्वालिफाइड ओपिनियन भी देना पड़ेगा कि हाँ जी यहाँ पर ये गड़बड़ है तो हम क्या कर सकते हैं।
टाइप्स ऑफ कंट्रोल इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। हाँ जी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल कैसे होते हैं। पहला होता है जनरल आईडी कंट्रोल। सिस्टम ओपन किया, ओपन करते ही पासवर्ड मांगता है, आपने पासवर्ड लिखा, यह है जनरल आईडी कंट्रोल। फिर टेली में गए, टेली ने पासवर्ड मांगा, वो है एप्लीकेशन कंट्रोल। तो दो तरीके के कंट्रोल देखे, एक जनरल आईडी कंट्रोल और एक एप्लीकेशन कंट्रोल। जनरल कंट्रोल क्या है? दीज आर द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर दैट रिलेट टू मेनी एप्लीकेशन। कंप्यूटर ओपन करते ही पासवर्ड मांग रहा है, वो ओपन होते ही डिफरेंट एप्लीकेशन ओपन हो जाएंगी, यस, एंड सपोर्ट द इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द डिफरेंट एप्लीकेशन कंट्रोल। यानी कि पहले ये कंट्रोल ओपन होगा तभी तो एप्लीकेशंस तक जा पाओगे ना। तो ये क्या मैं कह सकता हूँ, ये सपोर्ट करता है इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द एप्लीकेशन कंट्रोल को। अगर यही ओपन कोई नहीं कर पा रहा तो एप्लीकेशन तक तो वो जा ही नहीं पाएगा, ठीक है ना। आगे मैंने से जनरल आईटी कंट्रोल, तो इसका मतलब है कंट्रोल ओवर द फॉलोइंग। पहला डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशन। डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि प्रॉपर बैकअप लिया जाना चाहिए सिस्टम का, जनरल आईटी कंट्रोल का पार्ट है। प्रॉपर बैकअप डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे लिया जाना चाहिए, और वाईफाई का एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड लोगों को दिया जाना चाहिए। इसका ऑब्जेक्ट क्या है? to ensure that the production system are processed to meet the financial reporting objectives। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का ऑब्जेक्ट क्या है? कि कोई मिसस्टेटमेंट ना हो, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट से फ्री हो। तो इसलिए इस उद्देश्य के लिए प्रॉपर बैकअप, वाईफाई एक्सेस वगैरह रेस्ट्रिक्ट होना चाहिए। फिर प्रोग्राम चेंज, मैंने कहा जी प्रोग्राम चेंज का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल आपने इस तरीके का कंट्रोल बीच में डाल रखा है कि अगर आप कोई चीज डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड करने के लिए आपको पासवर्ड की जरूरत है। फॉर एग्जांपल आप फेसबुक वगैरह एक्सेस करना चाहते हैं एंटिटी के अंदर, तो उसके लिए भी रेस्ट्रिक्शन है कि आप नहीं कर सकते। अब ये कंट्रोल किस लिए डाला गया है? द ऑब्जेक्टिव इज टू इंश्योर दैट द मॉडिफाइड सिस्टम कंटिन्यू टू मीट द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। मतलब कहीं ऐसा ना हो कि यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पास मतलब कहीं वायरस आ जाए, कहीं कुछ बग आ जाए, तो इस तरीके की हरकतें ना हो। तो इसलिए ऑब्जेक्ट है प्रोग्राम चेंज वगैरह में कंट्रोल डाल देना। फिर एक्सेस सिक्योरिटी। एक्सेस सिक्योरिटी का मतलब क्या है? कि लिमिटेड लोगों को ही, ऑथराइज्ड लोगों को ही एक्सेस मिलेगी और ज्यादा लोग इसे एक्सेस नहीं कर सकते। फिर है एप्लीकेशन सिस्टम एक्विजिशन, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। इसका मतलब क्या है? कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए मुझे आईफोन परचेज करना है, तो आईफोन परचेज करने के लिए दो ऑप्शन है। एक मैं लोकल शॉप पे भी जा सकता हूँ जहां शायद सस्ता ज्यादा मिल जाएगा, मगर एक डर होगा कि नकली ना हो, और फिर मैं आईफोन के ओरिजिनल स्टोर पे भी जा सकता हूँ। सिमिलरली जब आप कोई सॉफ्टवेयर वगैरह परचेज कर रहे होंगे तो फिर आपके दिमाग में भी ये डर रहेगा कि जिस वेबसाइट से आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं कहीं ये फेक ना हो, वहां उसके साथ वायरस ना आ जाए जो कि आपके सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दें। तो फिर ये भी एक कंट्रोल बनता है, एप्लीकेशन सिस्टम एक्विजिशन, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। ऑब्जेक्ट क्या है? टू इंश्योर दैट द सिस्टम आर डेवलप्ड, कॉन्फ़िगर्ड एंड इंप्लीमेंटेड टू मीट द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। ठीक हो गई थी बात? चलिए जी, तो अभी तक हमने बात की जनरल आईटी कंट्रोल की, जिनमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल देखे। अब हम आ रहे हैं एप्लीकेशन कंट्रोल। एप्लीकेशन कंट्रोल मतलब पार्टिकुलर सॉफ्टवेयर ओपन कर रहे हो तो वहां पर कौन कौन से कंट्रोल हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दो तरीके के कंट्रोल हो सकते हैं। एक मैनुअल। मैनुअल में क्या होता है? जैसे टैली में आप आए, टैली में आपने आप पासवर्ड वगैरह तो खुद ही डालोगे ना। दूसरी बात ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक कंट्रोल। फॉर एग्जांपल जब आप फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट करते हैं तो मैंने कहा फर्नीचर अकाउंट डेबिट किया 10,000 और कैश क्रेडिट किया 6,000, क्या सिस्टम ऐसी एंट्री स्वीकार करेगा? नहीं, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट बराबर होने चाहिए। तो इसका मतलब एक ऑटोमेटिक कंट्रोल इसमें डला हुआ है। ये दोनों किसके पार्ट होते हैं? एप्लीकेशन कंट्रोल के पार्ट। तो इट इंक्लूड बोथ द ऑटोमेटेड और मैनुअल कंट्रोल दैट ऑपरेट एट अ प्रोसेस लेवल। जब आप डेटा प्रोसेस कर रहे होते हैं तो वहां पर ये दोनों कंट्रोल काम कर रहे होते हैं। ऑटोमेटेड एप्लीकेशन कंट्रोल आर एम्बेडेड इनटू द सिस्टम, मतलब ये सिस्टम के अंदर ही एप्लीकेशन कंट्रोल तो डले होते हैं। फॉर एग्जांपल ईआरपी एंड हेल्प इन इंश्योरिंग। अच्छा, ये क्या इंश्योर करते हैं कि डेटा एकदम एक्यूरेट जनरेट होगा, डेटा एकदम कंप्लीट जनरेट होगा, एंड इंटीग्रिटी, डेटा एकदम जेन्युइन होगा। ठीक है ना। चले CIA ऑफ डेटा, कंप्लीट इंटीग्रिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ डेटा। आगे फिर आते हैं जी हमारे पास तीसरे टाइप ऑफ कंट्रोल कॉल्ड एज आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल। आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल का मतलब क्या है? जो आईटी के ऊपर डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा जी अगर कोई भी स्टूडेंट एब्सेंट रहा क्लास में तो मैं पीटीएम बुलाऊंगा, और पीटीएम बुलाऊंगा तो मतलब मुझे कैसे पता लगेगा कि कोई स्टूडेंट एब्सेंट है या नहीं है? तो फिर उसके लिए मैं स्टूडेंट का बायोमेट्रिक लगा रखा है। अब बायोमेट्रिक की रिपोर्ट जनरेट हुई, बायोमेट्रिक की जब रिपोर्ट हुई तो मैंने हर पेरेंट्स को एक लेटर लिखा। अब जब लेटर लिखा तो मैं कह सकता हूं कि ये क्या है? मैनुअल।
बट रिपोर्ट कहां से जनरेट हुई? आईटी से। लेटर क्या है? मैनुअल। आईटी के ऊपर डिपेंडेंट कंट्रोल, यानी कि जब मैं लेटर लिख रहा हूं तो मैं डिपेंड करता हूं आईटी के ऊपर कि आईटी से एक रिपोर्ट जनरेट होगी और उस रिपोर्ट के बेसिस पे मैं लेटर लिखूंगा, ठीक है ना। तो आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल आर बेसिकली मैनुअल कंट्रोल होते हैं दैट मेक यूज ऑफ सम फॉर्म ऑफ डेटा। वो किसी डेटा को यूज करते हैं और रिपोर्ट जो कि जनरेट कहां से होती है? सिस्टम से जनरेट होती है। इन दिस केस इवन दो द कंट्रोल इज परफॉर्म्ड मैनुअली, पेरेंट्स को लेटर में मैनुअली लिख रहा हूं, बट द डिजाइन एंड इफेक्टिवनेस ऑफ सच कंट्रोल किसके ऊपर डिपेंड करता है? जो सिस्टम से रिपोर्ट जनरेट हुई है। क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए आगे। अब हम आते हैं रोल ऑफ ऑडिटर के ऊपर। हाँ जी, ऑडिटर का रोल क्या है? पहला ऑडिटर का रोल है कि बेटा तू सबसे पहले अंडरस्टैंड कर कंट्रोल को, जैसे इंटरनल कंट्रोल को चेक करता है वैसे ही वैसे ही यहाँ पर आईटी कंट्रोल, जनरल आईटी कंट्रोल और एप्लीकेशन कंट्रोल को अच्छे से चेक कर ले, अंडरस्टैंड कर। उसके बाद उनकी टेस्टिंग कर। टेस्टिंग कैसे करेगा? टेस्टिंग कर इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, री परफॉर्मेंस, इन चीजों से। और तीसरा फिर इनकी रिपोर्टिंग कर। तो फिर रोल ऑफ ऑडिटर क्या है? पहला टेस्टिंग ऑफ कंट्रोल। टेस्टिंग ऑफ कंट्रोल मतलब कहता है जी व्हेन टेस्टिंग इज एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट सम ऑफ द कॉमन मेथड्स आर एज फॉलो। पहला, ऑब्टेन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ एन ऑटोमेटेड ट्रांजैक्शन इज प्रोसेस्ड। पहले पूरी देखो जी कोई भी ट्रांजैक्शन किस तरीके से प्रोसेस की जाती है, राइट फ्रॉम द जीरो टू द हैंड, ठीक है जी। दूसरा, ऑब्जर्व हाउ अ यूजर प्रोसेस द ट्रांजैक्शन अंडर डिफरेंट सिनेरियो। मतलब अगर मान लीजिए कि एक अकाउंटेंट है, उसको एक्सेस मिली हुई है, वो नहीं आया तो फिर कौन एक्सेस करेगा? दोनों नहीं आए तो फिर कैसे ट्रांजैक्शन प्रोसेस होगी? डिफरेंट सिनेरियो देखो। इंस्पेक्ट द कॉन्फ़िगरेशन डिफाइंड इन एन एप्लीकेशन, मतलब क्या जो एप्लीकेशन का सॉफ्टवेयर है वो प्रॉपर वर्जन अपडेटेड है? फॉर एग्जांपल आपका सॉफ्टवेयर अभी भी एक्साइज ले रहा है, पुराना सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, जब एक्साइज खत्म हो चुका है, आज के डेट में जीएसटी आ चुका है, तो फिर तो यानी कि कॉमन मेथड्स कौन कौन से हैं? पहला, अंडरस्टैंड करो कि ऑटोमेटेड ट्रांजैक्शन किस तरीके से प्रोसेस होती है, वॉक थ्रू करो ए टू जेड तक। फिर डिफरेंट सिनेरियो में ट्रांजैक्शन कैसे प्रोसेस होती है, और फिर इंस्पेक्ट करो कॉन्फ़िगरेशन जो कि एप्लीकेशन के अंदर डिफाइंड है। ठीक हो गई इतनी बात? नेक्स्ट, विच मेथड कैन बी कंसिडर्ड मोस्ट इफेक्टिव टेस्टिंग ऑफ कंट्रोल करते हुए? पहला, देयर आर बेसिकली 4 टाइप ऑफ ऑडिट टेस्ट, नेमली इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, री परफॉर्मेंस। सबसे पहली बात करूं मैं इंक्वायरी, ये मोस्ट इफेक्टिव है बट लीस्ट ऑडिट एविडेंस प्रोवाइड करता है, क्योंकि आप डिपेंड कर रहे हो मैनेजमेंट के ऊपर, बस उसने जो बोल दिया उसी को विश्वास कर रहे हो, तो क्या ये गलत नहीं होगा? दूसरी बात, तो इंक्वायरी शुड ऑलवेज बी यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद अदर ऑडिट मेथड, ठीक है ना। तो इंक्वायरी अलोन अपने आप में सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट कभी नहीं देगी। इसका मतलब है री परफॉर्मेंस, वैसे कहा जाए कि जब आप हर चीज खुद करके देख रहे हो तो ये बेस्ट है, इससे बेस्ट कोई नहीं है, बट ये टाइम कंज्यूमिंग है, ऑडिटर थोड़ा ना सारा कुछ कर सकता है। तो फिर बेस्ट क्या रहेगा? इंक्वायरी इन कॉम्बिनेशन विद द इंस्पेक्शन, दिस इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट ऑडिट एविडेंस प्राप्त करने का साधन इसे कहा जाएगा। अगली बात, हाउएवर व्हिच ऑडिट टेस्ट टू बी अप्लाइड, ये मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट है, हम नहीं कह सकते कि कितना कहाँ री परफॉर्मेंस लगाएगा, कहाँ कुछ लगाएगा, ये हम नहीं कह सकते। ऑडिटर का प्रोफेशनल जजमेंट है और डिपेंड अपॉन द सेवरल फैक्टर। फॉर एग्जांपल उसको कितना रिस्क लग रहा है, कंट्रोल एनवायरनमेंट वहां पर किस तरीके का है, डिजायर्ड लेवल ऑफ एविडेंस, उसे किस लेवल के एविडेंस चाहिए, ये सब बातों पर डिपेंड करेगा, हम नहीं कह सकते। इट इज अ मैटर ऑफ द प्रोफेशनल जजमेंट ऑफ ऑडिटर। उसके बाद मेरा अगला कॉन्सेप्ट यहां पर आता है डेटा एनालिटिक्स फॉर ऑडिट। ये इस एग्जांपल के थ्रू सारा क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए मैं एक पिंक कलर की टी शर्ट लेने गया, ठीक है जी, मैं amazon.in पर गया पिंक कलर की टी शर्ट लेने के लिए, मैंने टाइप किया कि मुझे टी शर्ट चाहिए, 2 लाख टी शर्टें आ गई वहां पर। मैंने कहा जी मेरा साइज 40 है, 10,000 टी शर्टें रह गई। मैंने कहा जी मुझे पिंक कलर की चाहिए, 100 आ गई। मैंने कहा जी मुझे वी शेप की टी शर्ट चाहिए कॉलर वाली, 5 टी शर्टें रह गई। इसे कहते हैं डेटा एनालिटिक्स। बहुत सारी डेटा में से अपने मतलब का डेटा निकाल के लाना, डेटा एनालिटिक्स।
कंपनी के 10,000 डेटर है, मैंने कहा जी वो डेटर बताओ जो 2 साल के आउटस्टैंडिंग है। डेटा एनालिटिक्स, समझ गए? तो डेटा एनालिटिक्स का मतलब क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रोसेसेस, tools and techniques which are used to tap the vast amount of the data to obtain the meaningful information is called data analytics. समझ गए? आगे, the tools and the techniques जो ऑडिटर यूज करता है इस डेटा एनालिटिक्स के लिए, दे आर नोन एज कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स। दे आर कॉल्ड एज कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स। आई होप क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। आगे फिर कहता है डेटा एनालिटिक्स कैन बी यूज्ड इन टेस्टिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स जो कि कहां पर हैं? रिजाइडिंग इन आईटी सिस्टम। यूजिंग द स्प्रेडशीट, एक्सेल शीट का भी यूज किया जा सकता है टू परफॉर्म द फॉलोइंग। हाँ जी, डेटा एनालिटिक्स कैन बी यूज्ड इन टेस्टिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो कि प्लेस्ड हैं कहां पर? आईटी सिस्टम में, यूजिंग द स्प्रेडशीट वगैरह, एक्सेल वगैरह का यूज करके टू परफॉर्म द फॉलोइंग। पहला, चेक द कंप्लीटनेस ऑफ द डेटा। कंप्लीटनेस ऑफ डेटा, फॉर एग्जांपल जब आप डेटा फिल्टर लगाते हो तो फिल्टर लगाने के बाद आपको ये पता लग जाता है कि हाँ जी जरा दिखाना, रेड कलर आ रहा है, रेड कलर, हाँ रेड कलर, पिंक कलर, पिंक कलर, हाँ पिंक कलर, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, हाँ ये पता लग जाता है। आगे, कंप्लीटनेस ऑफ डेटा है कि नहीं, और किस तरीके की पॉपुलेशन मतलब डेटा जो है वो पूरे उसमें इन्वॉल्व है। आगे, सिलेक्शन ऑफ द ऑडिट सैंपल, रैंडम सैंपलिंग, ये करने में मदद मिलती है। नेक्स्ट, रीपरफॉर्मेंस ऑफ द मैथमेटिकल कैलकुलेशन, फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन, बैंक इंटरेस्ट, इन सब की आप रीपरफॉर्मेंस करके चेक कर सकते हो कि भैया जो रिपोर्ट जनरेट हो रही है वो ठीक है या नहीं है। ठीक है, और फ्रॉड की इन्वेस्टिगेशन करने भी मदद मिलती है डेटा एनालिटिक्स के द्वारा। तो ये मदद करता है डेटा एनालिटिक्स। ठीक हो गई थी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑडिटर्स रिस्क असेसमेंट मींस हाउ द मैनुअल एंड ऑटोमेटेड एलिमेंट ऑफ द इंटरनल कंट्रोल आर रेलेवेंट रिस्क असेसमेंट में। ये एलिमेंट आपकी किस तरीके से ऑडिटर की मदद करेंगे रिस्क असेसमेंट में। चलिए देखना शुरू करते हैं जी इस चीज को। अब अगला पॉइंट कहता है ऑडिटर्स रिस्क असेसमेंट means how the manual and automatic element of internal control are relevant for the audit। देखो जी, किसी भी सिस्टम के अंदर, इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर यानी कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कुछ मैनुअल कंट्रोल और कुछ ऑटोमेटिक कंट्रोल डले होते हैं। ये हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं इस चीज की। ठीक है जी, चलिए आगे की कथा क्या कहता है इंटरनल सिस्टम जो है वो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो है उसमें दोनों एलिमेंट आते हैं, मैनुअल भी आता है, ऑटोमेटिक भी आता है। अब ऑडिटर को रैप प्लस फैप करने के लिए इन दोनों की समझ होनी चाहिए, उसे दोनों की अकल होनी चाहिए। ठीक है, तो दीज एलिमेंट, ये जो मैनुअल प्लस ऑटोमेटेड एलिमेंट्स है ना, ये हेल्प करते हैं किसी भी ट्रांजैक्शन को IRPR करने में। IRPR मतलब इनिशिएट करने में, रिकॉर्ड करने में, प्रोसेस करने में और फिर रिपोर्टिंग करने में। ठीक, आगे मैनुअल सिस्टम के अंदर नॉर्मली किस तरीके की, जब मैं कहता हूं मैनुअल कंट्रोल कौन कौन से हो सकते हैं, तो मैनुअल कंट्रोल में इंक्लूड द प्रोसीजर सच एज जब किसी ट्रांजैक्शन का अप्रूवल करना है या फिर अप्रूवल देने के बाद उसका रिव्यू करना है, तो ये सिस्टम तो नहीं कर सकता अप्रूवल, रिव्यू भी सिस्टम तो नहीं करेगा, ये तो मैनुअली मैनेजमेंट के द्वारा किया जाएगा। एंड रिकंसिलेशन करना है, फॉर एग्जाम्पल 2 अकाउंट्स के बीच का रिकंसिलेशन करना है, तो फिर ये भी मैनुअली होगा कि क्या गड़बड़ हो रही है। नेक्स्ट, where is the entity may use, हाँ जी, ऑटोमेटिक सिस्टम का यूज किस लिए कर सकती है एंटिटी? किसी भी एंट्री को इनिशिएट करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए और उससे रिपोर्ट जनरेट करने के लिए ऑटोमेटिक कंट्रोल्स का भी यूज किया जा सकता है। चलिए, 10 किसी भी मतलब परफेक्ट सिस्टम क्या कहा जाएगा? ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में जहां पर मैनुअल प्लस ऑटोमेटेड दोनों तरीके के कंट्रोल एम्बेडेड हो, मतलब इंक्लूडेड हो। आगे, जब भी मैनुअल कंट्रोल और ऑटोमेटिक कंट्रोल पे क्वेश्चन आ जाए ना, तो ये पैरा नंबर 6.9 जो आपने लिखा है कि ये दोनों एलिमेंट किसी भी सिस्टम के अंदर इनकॉर्पोरेट होने चाहिए, और ये जो पैरा नंबर 6.10 में आप करवा रहा हूं मैनुअल एलिमेंट वर्सेस ऑटोमेटेड एलिमेंट इन द इंटरनल कंट्रोल, आपने दोनों पैरा फुर्सत के पलों में चिपका के आने हैं।
चलिए, वो कहता है मैनुअल एलिमेंट कब जरूरी होंगे, जब ना आपको जजमेंट लेना है, फॉर एग्जांपल डिसीजन लेना है, अप्रूवल करना है, रिव्यू करना है। तो ऑलरेडी जैसे हमने डिस्कस किया, तो जब भी जजमेंट इन्वॉल्व होगा ना, और जहां पर डिस्क्रिशन रिक्वायर्ड होगी, ये काम करें या ना करें, तो वो तो मैनुअली इंटरवेंशन होगा ही होगा। अच्छा, फॉर द फॉलोइंग लाइक फॉर द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस मैनुअल कंट्रोल इज ओनली रिक्वायर्ड। फॉर एग्जांपल लार्ज अनयूजुअल और नॉन रिकरिंग ट्रांजैक्शंस, अचानक से कोई ट्रांजैक्शन हो गई, बहुत ह्यूज अमाउंट की ट्रांजैक्शन हो गई, अब वहां पे तो मैनुअल कंट्रोल ही आएगा ना, कि उसमें क्या करना है, कैसा डिसीजन लेना है। सेकंड, सर्कमस्टेंस वेयर द एरर आर डिफिकल्ट टू डिफाइन, फॉर एग्जांपल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, वहां पे कैसे पकड़ोगे, आपको पूरी ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करना पड़ेगा, आपका ऑटोमेटिक सिस्टम पकड़ नहीं पाएगा। नेक्स्ट, in changing circumstance that require a control response outside the scope of existing automatic control. For example, मान लीजिए आपका ऑटोमेटिक कंट्रोल लगा हुआ था कि कोई भी अगर आपके गोडाउन से सामान उठा के जा रहा है तो मशीन टू 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 कर रही है, उसने टू 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 करना शुरू कर दिया, तो फिर क्या होगा, आदमी आगे निकल लेगा। भाई मैनुअल कंट्रोल होना चाहिए ना, गार्ड खड़ा होना चाहिए ना जो इस व्यक्ति को पकड़ सके, तो फिर नेक्स्ट, इन मॉनिटरिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑटोमेटिक कंट्रोल, ये जो ऑटोमेटिक कंट्रोल कितने इफेक्टिव हैं, तो इनको भी भाई चेक करने के लिए अल्टीमेटली तो मैनुअल की जरूरत है ना। नेक्स्ट, मैनुअल एलिमेंट इन द इंटरनल कंट्रोल में भी लेस रिलायबल, ये और बात है क्यों, क्योंकि ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, तो मैनुअल एलिमेंट जो है वो लेस रिलायबल है एज कंपेयर टू द ऑटोमेटिक एलिमेंट, बिकॉज दे कैन बी इजिली बाईपास्ड, इग्नोर्ड, नेग्लिजेंस, फ्रॉड, ये सब हो सकता है। Thus extent and nature of risk to the internal control depend कि किस तरीके का आपने इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज किया है, मैनुअली पूरा, ऑटोमेटिक पूरा, या दोनों का कॉम्बिनेशन। द एंटिटीज रिस्पॉन्ड टू द रिस्क arising from the use of the IT or manual element in internal control by establishing the effective control based on the nature and feature of entities information system। मतलब द एंटिटीज रिस्पॉन्स टू द रिस्क, ये जितने भी रिस्क इन्वॉल्व है, मैनुअल सिस्टम को यूज किया तो फिर दिक्कत आएगी कि प्रोन टू एरर है, ह्यूमन इंटरवेंशन है, तो फिर जो एंटिटी का रिस्पॉन्स होगा, जो भी उसने रिस्क आइडेंटिफाई किया है फ्रॉम द यूज ऑफ द आईटी और मैनुअल एलिमेंट ऑफ द इन द इंटरनल कंट्रोल, तो एंटिटी उसको रिस्पॉन्ड कैसे करेगी, बाय एस्टेब्लिशिंग द इफेक्टिव कंट्रोल बेस्ड ऑन नेचर एंड फीचर्स ऑफ द एंटिटी इंफॉर्मेशन सिस्टम। मतलब इस तरीके से इफेक्टिव कंट्रोल इंप्लीमेंट करेगी जिनमें कॉम्बिनेशन ऑफ मैनुअल प्लस ऑटोमेटिक दोनों इंक्लूड होने चाहिए। ठीक है जी, चलिए मेरा अगला टॉपिक अब यहां से शुरू होता है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल का। अच्छा, बहुत कंफ्यूजिंग टर्म है यार ये इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। चलो इनको निपटारा करते हैं, ये होता क्या है। देखो जी, जब मैं कहता हूं ना इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, तो एक्चुअल में इसमें तीन चीजें आती हैं। एक आता है इंटरनल कंट्रोल ओवर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ICFR। दूसरा आता है ऑपरेशनल कंट्रोल ओवर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, और तीसरा आता है एंटी फ्रॉड कंट्रोल। गेटिंग इट? सबसे पहली चीज, इंटरनल कंट्रोल ओवर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी कैश की काउंटिंग होगी बैंक में तो 2 लोग काउंट करेंगे, क्योंकि अगर इसमें मिस स्टेटमेंट हुई तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रभावित होगी। तो ये क्या कहलाया, इंटरनल रिपोर्टिंग ओवर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। परचेज जब भी होगा तो एक प्रॉपर डेजिग्नेशन से अप्रूवल मिलेगा, दिस इज कॉल्ड इंटरनल कंट्रोल ओवर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फिर आता है ऑपरेशनल कंट्रोल ओवर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये कैसे हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी डिपार्टमेंट में किसी एम्प्लॉय की जरूरत है, तो ऐसा हो सकता है कि वो डायरेक्टली इंटरव्यू अरेंज कर ले और सिलेक्ट कर ले बंदे को और सैलरी दे दे अपने मन मुताबिक। नहीं, कौन करेगा इंटरव्यू अरेंज? HR डिपार्टमेंट। कौन करेगा सारे डिसीजन, मतलब सैलरी वगैरह का डिसीजन कौन लेगा? HR डिपार्टमेंट। अल्टीमेटली क्या ये जो ऑपरेशन है, क्या इनका भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर प्रभाव आता है? यस, सैलरी अल्टीमेटली तो फाइनेंशियल का ही पार्ट है ना, तो इसलिए प्रभाव तो आएगा। फिर एंटी फ्रॉड कंट्रोल कौन कौन से हैं? फॉर एग्जांपल, कोई भी परचेज 1 लाख रुपए से ऊपर होगी इसका अप्रूवल, 10 लाख रुपए से ऊपर होगी इसका अप्रूवल। ठीक है, तो 3 तरीके इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल में 3 तरीके के कंट्रोल आते हैं ये वाले। फिर आता है एक वर्ड इंटरनल कंट्रोल। अब इंटरनल कंट्रोल 2 चीजों से मिलकर बनता है, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल जिसमें हमने 3 एलिमेंट पढ़े, फिर उसके अलावा प्लस अदर कंट्रोल। अदर कंट्रोल कैसे हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल, हर 3 महीने में जो फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए हैं उनकी टेस्टिंग की जाएगी। हर
एम्प्लॉय जो नया ज्वाइन करेगा वो कम से कम 1 हफ्ते की ट्रेनिंग जरूर करेगा। अब इसका फाइनेंशियल से कोई लेना देना नहीं, फिर भी ये कंट्रोल है। आज के बाद सैटरडे ऑफ नहीं रहेगा, फिर भी ये अदर कंट्रोल में आता है, जिससे ऑडिटर का कोई लेना देना नहीं है। ऑडिटर इज बेसिकली कंसर्न विद द इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। गेटिंग इट? चले, तो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल का मतलब क्या है? इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल का मतलब है वो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स जो कि कंपनियां एडॉप्ट करती हैं, किस लिए? PROS के लिए या रोप्स के लिए। रोप्स, यहां ये याद करना, रोप्स, ताकि इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के मुताबिक चल सको। सबसे पहले R, रिलायबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए, मतलब अगर इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल प्रॉपर हैं, चाहे ऑपरेशनल कंट्रोल हो, चाहे फाइनेंशियल कंट्रोल हो, चाहे एंटी फ्रॉड एलिमेंट हो, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रॉपर रहेगी। फिर O, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ द ऑपरेशन सारे प्रॉपर रहेंगे। P, प्रिवेंशन ऑफ द एंड डिटेक्शन ऑफ द फ्रॉड में मदद मिलेगी, क्योंकि एंटी फ्रॉड कंट्रोल भी तो होते हैं। और S, सेफ गार्डिंग ऑफ द एसेट, मतलब कैश को अगर 2 लोग काउंट कर रहे हैं तो इसका मतलब पक्की बात है कि चोरी होने की संभावना नहीं है। अब इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल की रिक्वायरमेंट का जन्म कंपनी एक्ट 2013 में लिखा हुआ है। बहुत सारे सेक्शन ऐसे हैं जहां पर इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल की बातें की गई हैं, जैसे सेक्शन 134 बोर्ड रिपोर्ट। ये कहता है जी, लिस्टेड कंपनीज के केस में डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट अगर आप देखोगे तो उसका सबसे लास्ट पॉइंट वहां पर लिखा हुआ है कि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल क्या कैसा है वो मेंशन करेंगे डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में। 143 के अंदर ऑडिटर रिपोर्ट के अंदर भी लिखा गया है कि क्या कंपनी के पास इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल प्रॉपर है या नहीं है, और क्या वो सही ढंग से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। फिर सेक्शन 177 में जब मैं ऑडिट कमेटी की बात करता हूं तो ऑडिट कमेटी को कैसे काम करना पड़ेगा? शैल एक्ट एज पर द इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और इसके अंदर एक इंस्ट्रक्शन में ये भी चीज आती है कि ऑडिट कमेटी का रोल रहेगा कि एंटिटी के अंदर इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल कैसा है और हमारा रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम कैसा है, जो पहले बता सकता है कि नहीं कि हमारा रिस्क कौन कौन से रिस्क होंगे और उसको क्या क्या एक्शन लेके मिटिगेट किया जा सकता है। फिर 149 के अंदर इंडिपेंडेंट ऑडिटर की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वो क्या कि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एंटिटी का कैसा है वो भी इसका काम है। यहां पर इंडिपेंडेंट ऑडिटर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ठीक है जी। मेरे पास सबसे लास्ट टॉपिक है यहाँ पर डिजिटल ऑडिट। डिजिटल ऑडिट मतलब एक जमाना था जब हम ऑडिट करने के लिए जाते थे तो बड़ी बड़ी किताबें, बही खाते, लेजर, कैश बुक देखते थे, जिसको देखकर हम कैलकुलेटर का यूज करके अमाउंट का टोटल करके ऑडिट वगैरह इस तरीके से किया करते थे। बहुत ही पैथेटिक टाइम था वो। आज आप किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑडिट करने जाते हो, आप उसे नहीं कह सकते कि मुझे प्रिंट आउट निकाल दो, नहीं। आज की डेट में जब ऑडिट होगा तो कंप्यूटर सिस्टम पे होगा, आपको एक सिस्टम दे दिया जाएगा, उसी सिस्टम के अंदर आपको सॉफ्टवेयर की नॉलेज होनी चाहिए एज अ ऑडिटर, आपको उसकी एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए और उसी के बेसिस पे आप ऑडिट करेंगे। क्यों? क्योंकि आजकल जमाना एआई तक जा चुका है। एआई टेक्नोलॉजी का यूज करके आप ऑडिट करेंगे, इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट ऑडिटिंग सॉफ्टवेयर आ चुके हैं। तो इस सारी प्रोसेस को जिसमें आप टेक्नोलॉजी का यूज करके आप ऑडिट करेंगे क्लाइंट के वहां जाकर, इसे डिजिटल ऑडिट कहा जाता है। आसान है टॉपिक, बड़ा थ्योरेटिकल सा है, आराम से पढ़ सकते हो इसे। ठीक है, जब भी आएगा तो कमेंट आएगा, कमेंट ऑन डिजिटल ऑडिट। तो ये आपका पूरे का पूरा चैप्टर था इंटरनल कंट्रोल एंड रिस्क असेसमेंट। ठीक है जी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू।